एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 01 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम, जितने भी स्टूडेंट जून 21 सेशन के स्टूडेंट हैं और आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो MHI 01 की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम आप सभी का 5 सितंबर को होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को 2015 टू 2021 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सबको एनालाइज करके ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज की वीडियो में, आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दीजिए कि हमें इसे को एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख कर आना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो ये एक बड़ी मैराथन होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको MHI 01 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक के 5 सालों में पूछे गए हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको क्या पढ़ना चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही खास होने वाली है आज की वीडियो। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने और भी फ्रेंड्स को इस वीडियो में जोड़ लीजिए। ये मैराथन सेशन है, ये आगे जो भी अभी तो ये 5 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन सीरीज़ है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। रही बात जो इसके बाद दिसंबर में जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप जितने भी इग्नू से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट MA हिस्ट्री के हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MHI 01 एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, यही अगर आप लोगों ने जो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया तो आप 60 या 70 प्लस ईजिली से अपने एग्ज़ाम में लेकर आ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि अब तक के 5 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे। तो बढ़ेंगे अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ब्लॉक फर्स्ट में कौन कौन से यूनिट इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपको क्या क्या करना है। आज मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगी कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। चलिए, अगर दोबारा से जिन्होंने भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ब्लॉक फर्स्ट आपका जो है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, प्रारंभिक मानव समाज के ऊपर ये ब्लॉक है आपका, जिसमें टोटल आपके 5 यूनिट है। और मैंने आप सभी से कहा था कि यूनिट 5 जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाना है। रही बात आपके यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की, ये चारों यूनिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों यूनिट में से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका यूनिट 2 और यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 आपका ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर है, यानी कृषि में संक्रमण है कि कृषि यानी कि खेती की शुरुआत कैसी हुई थी, क्या रीज़न रहा है, इस पे कुछ चीज़ें यहाँ पे थ्योरी दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, वो हमें देखना है। और नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन खानाबदोश। ये 100% हर साल आता है, कभी 10 मार्क्स में आ जाएगा, कभी 20 मार्क्स में। ठीक है, रही बात हंटिंग गैदरिंग और आपका, जिसको आप पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल के नाम से भी जानते हो, फर्स्ट चैप्टर आपका इसके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे यूनिट 4 न्यूलोथिक यानी कि नवपाषाण क्रांति, इन दोनों पे भी कई बार क्वेश्चन आया, किस तरीके से आया, क्या आया, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर फर्स्ट ब्लॉक से आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस, तो मैं आप सभी से ये सजेस्ट करूँगी यूनिट 2 और यूनिट 3 पे ज़्यादा दो। यूनिट 1 और 4 सिर्फ ओवरऑल आप पढ़ के जा सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन तो अभी ज़्यादा नहीं पूछे जाते। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए थे। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी के सामने, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं क्योंकि मैं आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा जाता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। आपको बताना है कि जो डोमेस्टिकेशन यानी जो पशुओं का पालन पोषण है, इसने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो अगर हम बात करेंगे, ये आप लोगों का यूनिट 2 है। क्लियर हो गया, तो यूनिट 2 से आपको ये चीज़ें करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको अब क्या लिखना है, अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं
कि हमारी सबसे जो शुरुआत हुई है, लोगों ने जो काम करने की शुरुआत हुई थी, वो आपकी हंटिंग और गैदरिंग से हुई थी, ठीक है? शिकार करना उन लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, आपका डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुओं को पालना इन लोगों ने शुरू करा था, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? तो जब इन लोगों ने पशुओं को पालना शुरू क्या किया, इसकी कहानी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है। जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पैलियोथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल को, तो पूरा पाषाण काल में आप सभी को पता है कि जो लोग हैं वो हंटिंग और गैदरिंग, उनकी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड थी, वो आपकी हंटिंग और गैदरिंग पे थी। क्लियर हो गया? तो हंटिंग और गैदरिंग ये लोग करते थे, तो शिकार करते थे और खाना जो शिकार करके लाते थे, और गैदरिंग का काम, ठीक है, चाहे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, उसको कलेक्ट करके लाने का काम, ये इनका काम था और ये लोग टोटली इसी पे डिपेंड थे। क्लियर हो गया? उसके बाद इन्होंने क्या करा, हंटिंग और गैदरिंग करना यहाँ पर क्या हो गया, कम कर दिया। फिर ये सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका डोमेस्टिकेशन। फिर इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्हें जानवरों को पालना था, तो उसके वजह से इन्हें क्या करना पड़ा, अपने हंटिंग को, शिकार करना यानी कि उन्हें कम करना पड़ा। अगर वो शिकार करेंगे तो वो जानवरों को पाल कैसे पाएंगे, इसलिए अब उन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले अब जानवरों को पालना स्टार्ट करा। तो इसीलिए अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या पेस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म, ये जो फेज होता है, ये आपका मीसोलोथिक यानी कि मध्य पाषाण काल होता है, ठीक है? मीसोलोथिक पीरियड इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रांजिशन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हंटिंग गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन की तरफ आते हैं। देन नाउ इसके बाद ये खेती करने की शुरुआत करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं। जब इन लोगों ने आपके जानवरों को और आपके जो पेड़ पौधे हैं इन सब की समझ इन हो चुकी थी कि किसको किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कौन हमारे साथ रह सकता है, ये सारी चीज़ें आपको एज अ इंट्रोडक्शन आपको इसके अंदर लिखना है। क्लियर हो गया? यहीं अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली बात, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर हम और चीज़ें आप देखोगे तो इसमें आपको याद रखना है, इसका हंटिंग गैदरिंग है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या थे, मूवमेंट करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ये मूवमेंट करते थे, माइग्रेटेड पीपल थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये लोग घूमते रहते थे। और इन लोगों का परमानेंट नहीं टेम्पररी सेटलमेंट था, ठीक है? ये लोग किस में रहते थे, अगर हम बात करें आपके ओपन एयर में, ठीक है, आपकी गेव्स यानी गुफाओं में रहते थे, तो रॉक शेल्टर में रहते थे। तो ये लोगों का परमानेंट घर नहीं था, क्योंकि ये लोग क्या थे, नोमैडिक पीपल थे, ठीक है, माइग्रेटेड पीपल थे, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये लोग घूमते रहते थे। जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला कि ये लोग कभी एक जगह सेटल हुए ही नहीं। बात करते हैं कि इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना शुरू क्यों किया, क्या उद्देश्य था। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे पहले जो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था, आप सभी को पता है वो कौन था, डॉग, ठीक है, डॉग था। डॉग को इन लोगों ने जो पालतू बनाया था, डोमेस्टिकेट किया था, वो पर्पस क्या था आपका, हंटिंग और गैदरिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके डॉग की जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इन लोगों ने सबसे पहले जो डॉग को यहाँ पर डोमेस्टिकेट किया था, पालतू बनाया था, किस काम के लिए, हंटिंग और गैदरिंग के लिए। क्लियर हो गया? आगे अगर हम बात करें और भी एनिमल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो सबसे पहले इन्होंने डॉग को यहाँ पर क्या किया था, डोमेस्टिकेट किया था, वो भी किस लिए, हंटिंग और गैदरिंग के लिए। डॉग की अगर आप टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 800 to 1400 ईयर्स अगो पहले इन लोगों ने इसको डोमेस्टिकेट किया था। रही बात कहाँ पे इन लोग सबसे पहले कौन से जगह के लोगों ने इसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था, तो राइट आपको क्या लिखना है, नॉर्थ ईस्ट इराक, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इराक, उत्तर पूर्वी इराक के जो एरिया के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। कब, 1800 to 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। आज से मतलब 1800 या 1400 साल पहले की बात है, सबसे पहले इसको बनाया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ,
फिर हंटिंग और गैदरिंग के पर्पस के लिए था। लेकिन अब क्या होता है कि जब इन लोगों को प्लांट्स की भी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि मीसोलिथिक एज आपको पता है ये वो फेज़ था, क्योंकि पैलियोथिक फेज़ में आपको पता है इसको आप आयरन एज यानी कि सॉरी इसे आप आइस एज यानी कि हिमयुग भी कहते हो। तो यहाँ पर आपकी क्या थी, बर्फ़ जमी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको कोई भी ह्यूमन बींग्स हुए, चाहे आपके प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ये सब कुछ भी नहीं होते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ पे क्या होता है, आपके वेदर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, वो गर्म होता है, जिसकी वजह से आपकी बर्फ़ जो है वो मेल्ट होने लगती है। तो वहीं से हमारा मीसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मध्यपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि लोग जो है, अब लोग आपको वहाँ देखने को नज़र आएंगे, फ्लोरा फोना यानी कि आपके प्लांट्स एनिमल्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब सर्वाइव अब आप वहाँ पे कर सकते हो। तो हमने तो देख लिया कि आपके जो डॉग को यहाँ पे किस पर्पस के लिए इन लोगों ने बनाया था। डॉग को इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग के पर्पस के लिए इन्होंने इसको डोमेस्टिकेट बनाया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, वो भी कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इराक में। आगे अगर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब इन लोगों ने एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत करने के लिए भी इन्हें जानवरों को पालतू बनाना था। तो अब इनके मेन आइडिया क्या थे कि हमें अब कौन कौन से जानवरों को चुनना है, कि जो आपको भी वो मैं 5 बातें ज़रूर बताऊंगी जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। लेकिन पहले अभी हम ये देखते हैं कि इन्होंने एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था। तो ये बात आपको भी पता है कि कौन कौन था। एक तो गोट था, शिप, आपके कैटल, ठीक है। ये 3 आपके एनिमल थे जो कि आपके किसके पर्पस के लिए, आपके एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए इन लोगों को बनाया गया था डोमेस्टिकेट, ठीक है। ये सारे के तीनों खेती के में काम आने वाले लोग थे। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके गोट को सबसे पहले डोमेस्टिकेट बनाया गया था, तो वो कहाँ पे बनाया गया था, तो याद रखना ये सबसे पहले हमें देखने को मिला था इराक और ईरान में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी शिप की, तो शिप भी आपको नॉर्थ ईस्ट इराक में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ के लोगों ने इसे डोमेस्टिकेट करा। और कैटल की मैं बात करूँ तो एनातोलिया, ठीक है। एनातोलिया का वो रीज़न है, वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले इन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो पिग, ठीक है। सुअरों को भी यहाँ पर फिर पाला गया। और अगर आप देखोगे पिग को कहाँ पर पाला गया था, तो ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट इराक में देखने को मिलता है, सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। अगर हम इनके टाइम पीरियड आप देखोगे तो 8750 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। वहीं अगर हम आपकी गोट की बात करते हैं, तो गोट का आप लोग लिख सकते हो, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ईयर्स अगर आपको याद रहेंगे, 10,000 ईयर्स अगो पहले, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। टाइम पीरियड याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ें इसमें ज़रूर लिखनी है कि कौन से एनिमल को कब डोमेस्टिकेट किया गया था। कैटल्स को 8400 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जानवरों को इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया था, कुछ हंटिंग गैदरिंग के पर्पज़ के लिए और कुछ अपनी फार्मिंग यानी खेती के पर्पज़ के लिए। अब अगर बात करते हैं कि जब इन लोगों ने यहाँ पर, पहली एक चीज़ आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एनिमल्स के नाम बताए हैं, अब बात आती है कि ये सारे के सारे एनिमल्स, मतलब कौन से एनिमल्स सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए गए, पालतू किसको बनाया गया और किस पर्पस के लिए यूज़ करा गया, ये बात आपकी किसने बताई थी। तो याद रखना, सेंदोर बकौनी ने। आपको ये एग्ज़ाम में नाम ज़रूर लिखना है। तो सेंदोर बकौनी थे जिन्होंने क्या करा था, आपके ये चीज़ बताई थी कि इन्होंने ये एनालाइज करा था कि यहाँ पर इन लोगों को जो डोमेस्टिकेट हुआ, इसका एविडेंस, मतलब कि आपके जो डॉग हुए, पिग हुआ, शिप, गोट हुआ, कैटल हुआ, ये 5 सबसे पहले आपके डोमेस्टिकल यानी कि डोमेस्टिक एनिमल है। सबसे पहले ये 5 पालतू जानवर थे जिन्हें पालतू बनाया गया था। ये बात किसने, सेंतोर बकौनी ने बोली थी, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन अगर आपको नाम भी याद होंगे, ये भी आप अपने इग्नू के एग्ज़ाम में लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलता है अपने एग्ज़ाम में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यही अगर धीरे धीरे आप आगे देखोगे, ये शुरुआत तो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। धीरे धीरे अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो धीरे धीरे हमें ये नज़र आता है, कम से कम अराउंड
अराउंड अगर हम बात करें आपके 600 BC के टाइम पर, तो आपका डोमेस्टिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब पालतू को जानवरों को पालतू बनाना धीरे धीरे कहाँ तक फैल जाता है, आपके साउदर्न यूरोप तक और आपके वेस्ट एशिया तक। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ तक ये चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई। फिर अगर आप आगे जाके देखोगे, फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब आप देखोगे धीरे धीरे अब डोमेस्टिकेट, जिसे धीरे धीरे आपके कैमल को भी पालतू बनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, ये आपके बनाया गया था, आपको पता है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न सहारा में। ठीक है, सहारा डेजर्ट में ही हमें यहाँ पर ऊँट देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसको कब पालतू बनाया गया था, तो टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 4 मिलीनियम BC। ठीक है, 4 मिलियन BC के अराउंड कैमल को यहाँ पर क्या बनाया गया था, ईस्टर्न सहारा में डोमेस्टिकेट किया गया था, पालतू बनाया गया था। ठीक है, और आपको पता है ये सारे के सारे आपको जो भी वर्कलोड का काम, क्योंकि ये सारे के हेल्पफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे अगर हम आगे जाके देखोगे, फिर धीरे धीरे आप अपने चीज़ें, क्योंकि देखो डोमेस्टिकेशन की बात हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कब कौन सा एनिमल को कहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया था। आगे अगर आप देखोगे तो रेन डियर को डोमेस्टिकेट किया गया था। ठीक है, वो भी कहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया था, आपके सिबेरिया में। ठीक है, याक की अगर हम बात करें तो याक को डोमेस्टिकेट किया गया था आपके तिब्बत में। आगे जाके अगर आप देखोगे तो डोंकी को भी डोमेस्टिकेट पालतू बनाया गया था। कहाँ पर इसको बनाया गया था, आपके इजिप्ट में। ठीक है, अराउंड अगर हम बात करें 7th century BP के अराउंड, यहाँ पर आप देखोगे इस डोंकी को भी पालतू बनाया गया था। किस वजह से, ताकि ये लोड को कैरी कर सके, इस पर्पस के लिए इसको डोमेस्टिकेट बनाया गया था। एट दी एंड अगर आप देखोगे, एट दी एंड क्या होता है, आपके जो साउथ इटली में और आपके साउथ फ्रांस में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फाइनली आपका पशुपालन यानी कि पेस्ट्रोलिज्म स्टार्ट हो जाता है। बात आती है तो अब आप देखते हो कि इससे हमारे ह्यूमन लाइफ के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। आप ये देख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ मैंने अभी ऊपर बताई थी कि जब आप किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करोगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको किन बातों का ध्यान रखोगे कि वो जो है आपको किसी भी प्रकार का हार्म ना फैलाए। ठीक है, नॉट टू एग्रेसिव। सबसे पहले तो आप उसी जानवर को, क्योंकि आपको किस जानवर को पालतू बनाना है इस बात का आप ध्यान रखोगे, तो सबसे पहले आपका क्या ध्यान रहेगा कि आपको वो क्या हो, नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके का। नॉट टू एग्रेसिव टू कॉज हार्म टू ह्यूमन। क्लियर हो गया। सेकंड अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक जगह नहीं रहते हो, आप माइग्रेटेड पीपल हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हो, तो आप क्या चाहोगे कि वो आपके साथ ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सके। आप जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ वो आपके साथ घूम सके। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, तो मेड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, तो आपके साथ इजीली वो घूम सके वन प्लेस टू अनदर। थर्ड अगर आप चीज़ क्या देखोगे, क्योंकि आप माइग्रेटेड पीपल हो, एक जगह से दूसरी जगह घूमोगे, तो आप अपने एनिमल को फूड जो है वो इजीली प्रोवाइड कर सको। उसके लिए आपको अलग से कुछ ढूंढना ना पड़े, आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। ये चीज़ आप नोटिस करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है कि आपको अगर एनिमल को पालतू बनाना है, जानवरों को पालतू बनाना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एनिमल ऑफ डोमेस्टिकेशन, तब आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर हो गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, तो पर्पस क्या है डोमेस्टिकेशन का, कि अब जो है अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अब आप एक चीज़ देखो, अब हम बात करते हैं कि इससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। तो स्टूडेंट आप एक बात देखो, आपको ये बात पता है कि हम यहाँ के लोग सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे। आपको ये पता है कि अगर आप शिकार करने डेली के लिए जाओगे, डेली डेली आप शिकार करने जाओगे, हंटिंग पे जाओगे, तो ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको डेली कोई शिकार मिलेगा। तो उस समय आपका डोमेस्टिकेशन बहुत काम आएगा। क्यों, आपके पास जो एनिमल है, अब आपने कहते हैं ना स्टोर करके अगर हम कोई चीज़ रख लेते हैं, एट दी एंड हम डेली अगर हम किसी शॉप पर गए या फिर आप कुछ सेविंग करके रख लेते हो, तो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास डेली तो आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपने जो सेव किया होता है तब आप उसमें से निकालते हो। सेम है इस समय का भी टाइम आपको देखने को मिलेगा
कि हंटिंग और गैदरिंग पे जब आप जाते हो तो हर रोज़ आपको कुछ खाने को मिलेगा, कोई शिकार मिलेगा, ये कंपल्सरी नहीं है। तो उस समय ये क्या होता था, आप जो जानवरों को जिनको आपने पाला है तब वो आपके काम आते थे। क्लियर हो गया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही है कि हम आगे बढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन पे लगे रहें। तो आपको आशा करती हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अब ईज़िली से कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की तरफ। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है आपका नवपाषाण क्रांति। तो ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है? नवपाषाण क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10-10 मार्क्स में आ जाता है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप लोग इसको ईजिली से कर पाओगे। तो चलो, हम अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है। अगर हम आपके नवपाषाण क्रांति की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको तो इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम में क्या लिखोगे, 12,000 टू 6,000 का BC का टाइम पीरियड इनका है, न्यूलिथिक पीरियड है। और अगर हम बात करेंगे आपका जो ये न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है, जो ये टर्म है, तो याद रखना ये टर्म आपकी किसने दी थी, तो ये आपको याद रखना है जॉन लुबुक ने, ठीक है? जॉन लुबुक ने ये आपकी दी थी, ये टर्म दिया था, ये फीचर्स दिया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लुबुक हैं जिन्होंने क्या करा था, आपके ये नवपाषाण युग की क्या दी थी, जिन्होंने अवधारणा इन्होंने सामने यहाँ रखी थी। और आपको पता है न्यूलिथिक को हम और क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज, ठीक है? नवपाषाण क्रांति या नवपाषाण काल इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है। इस समय पर आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे, अगर आप चीज़ देखोगे इसमें, तो आपको ये पता है कि नवपाषाण काल में क्या होता है। इस समय के जो लोग हैं ये किस पे इनकी इकोनॉमी डिपेंड होती है, आपकी खेती यानी एग्रीकल्चर पर। ये वो फेज है जब खेती की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे लोग जो है अब खेती करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जॉन लुबुक ने इसको रेवोल्यूशन का यहाँ पे नाम दिया था। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। हंटिंग गैदरिंग से आप लोग यहाँ पर पेस्टोरलिज्म पशुपालन की तरफ बढ़ते हो और नाउ आप खेती की शुरुआत करते हो। ये वो न्यूलिथिक फेज़ है। और यहाँ पर आपको पता है खेती की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, बहुत कुछ नॉलेज हो चुकी है इस समय। वैसे तो अगर हम बात करें फायर का जो डिस्कवरी है, उसकी जो खोज है, वो पैलियोथिक फेज यानी कि पुरापाषाण काल में हो चुकी थी। लेकिन जो आपके फायर का जो यूज़ हुआ था, आग का जो यूज़ करना, जो इन लोगों ने उपयोग करना, जो एक्चुअल देखोगे तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर हो गया? अभी तक जो लोग थे वो आप लोगों के जो भी हंटिंग गैदरिंग से आपके जो रॉ फूड खाते थे, कच्चा फूड खाते थे, लाइक फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुए, या मीट भी खाते तो वो भी कच्चा, ठीक है? लेकिन नवपाषाण काल में क्या देखोगे, सब कुछ पका कर खाते हो। और अब क्या है, अब आप क्रॉप्स भी है आपके पास, खेती भी करते हो तो फसल भी है। अगर आप बात करें सबसे पहला जो फसल है, आपको ये पता है वीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, ठीक है? गेहूं और जौ सबसे पहले यहाँ पर ये इसकी खेती की गई थी। तो अब आप देखोगे, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, इनके अलावा भी अब लोग जो है ये चीज़ खाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। तो अब आप देख सकते हो पूरी ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर हम अब देखें तो हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि पुरापाषाण पैलियोथिक पीरियड में यहाँ पे लोग मीट खाते थे, मांस खाते थे। मेसोलिथिक पीरियड में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फूड यानी कि खाते थे, ठीक है? अलग अलग फूड, फिशिंग भी करते थे। मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल में फिशिंग भी होती थी। न्यूलिथिक पीरियड में अब आप देख रहे हो कि लोगों ने अब सीरियल्स खाने भी शुरू कर दिए थे, ठीक है? कॉर्न हुआ, आपका भुट्टा हुआ, गेहूं है, ये सारी की सारी चीज़ें अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ें अब उगाई जा सकी हैं। अगर हम बात करते हैं आगे, आपके वी गॉर्डन चाइल्ड, अपने बुक में अगर आप देखोगे तो वी गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने ये आपका न्यूलिथिक रेवोल्यूशन दिया था, ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है? इन्होंने इसी, अभी मैंने आपको बताया जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की जो टर्म है, ये आपके वी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। और वी गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी किताब में मैन मेक्स हिमसेल्फ के अंदर ये नवपाषाण क्रांति के बारे में बताया था। इन्होंने इसका यूज़ जो है यहाँ पर किया था इस बुक के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये नवपाषाण क्रांति है। और आपको पता है कि यहाँ पर अब जो लोग हैं
आपके एग्रीकल्चर की वजह से परमानेंट सेटल हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट यानी कि स्थायी हो जाते हैं, एक जगह रहने लगते हैं। तो अब इन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। चिकनी मिट्टी के इनके घर होते थे, क्ले हाउसेज होते थे, याद रखना, ईंटों के घर नहीं होते थे, क्ले मिट्टियों के घर होते थे। अब इन लोगों ने अगर खेती शुरू करी है तो अब आप पोट्री बर्तन भी बनाने इन लोगों ने शुरू कर दिए, ताकि इसमें अपने चीज़ों को स्टोर करके इसमें रख सके, खाना भी बना सके। तो पोट्री यहाँ पर आप देखोगे, बर्तन भी, साथ साथ ये लोग वीविंग यानी बुनाई का काम भी करते थे, क्योंकि इन लोगों ने जानवरों को भी पाल रखा था, शिप थी, भेड़ थी इनके पास। तो इस लोगों ने बाकी क्या करते थे, लोग बुनाई भी करते थे। ये सारे काम आपको इसके अंदर लिखना है। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में आप सब कुछ लिख सकते हो कि इस समय पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनके टूल्स की, इनकी औजार की, तो आपको पता है अब क्या है, इनके टूल्स आपके पॉलिश्ड हो चुके हैं, पॉलिश टूल्स सब हो चुके हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखोगे अनपॉलिश टूल थे, अनशेप टूल थे, लेकिन अब क्या है, शार्प टूल्स हैं आपके, ठीक है, आपके पॉलिश टूल्स यहाँ पर यूज़ करे गए थे। और सारे के सारे टूल्स अभी क्या, स्टोन पत्थरों के थे, याद रखना। अभी कोई भी मेटल यहाँ पर यूज़ नहीं करा गया था। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इनकी सोसाइटी भी अभी मैंने आपको बताया। घर भी अब जो इन्होंने बनाए थे वो कौन से होते थे, शेप के रेक्टेंगुलर हाउसेज होते थे, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर हाउसेज होते, जिसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, बहुत सारे यहाँ पर कमरे होते थे, बहुत सारे लोगों ने कमरे बनाए थे। साथ ही साथ आपको इसमें पिट हाउसेज भी मिलेगा, गड्ढे बनाते थे अपने उसमें, क्यों, स्टोरेज के पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत सारा अनाज उगाओगे तो स्टोर करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। तो इसी पर्पस से क्या हुआ था, इन लोगों ने अपने घर में बीच में जो आंगन होता है ना, वहाँ पर इसमें इन्होंने क्या करा था, आपके वहाँ पे ये पिट हाउसेस बनाया था, ताकि ये अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सके। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो मैन होते थे, ठीक है, जो मैन होते थे, जो आदमी होते थे, ये क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और फिशिंग करते थे, ठीक है। और अगर यही मैं बात करूँ वुमेन, तो वुमेन क्या करती थी, वुमेन आपके एग्रीकल्चर का वर्क करती थी, जो भी खेती का काम होता था, बीज लगाना, ठीक है, बाकी कुछ बिनना, साफ करना, और आपके सारे घर के काम यानी कि हाउस होल्ड वर्क भी कौन करती थी, वुमेन करती थी। अब अगर बात करते हैं तो ये चीज़ जो है ये किसने बोली है, ये आपको याद रखना है। ये बोली थी, आपके नाम लिख लो, क्लर्क लार्सेन, ठीक है। कल लार्सन ने ये बात बोली थी, जो मैन जो है वो हंटिंग और फिशिंग का वर्क करते थे, और वुमेन जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करती थी और हाउस होल्ड वर्क करती थी। ये बात इन्होंने बोली है, ये चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। तो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आएगा तो आपको सब कुछ लिख देना है, जो कुछ भी आपको पता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से एट दी एंड मैं आपको बता दे रही हूँ, न्यूलिथिक पी में देखोगे जो मेल है उनको आप देखोगे, ये स्काई आपका सन हुआ और ये रेन, ठीक है। इसके मुकाबले माना जाता था फीमेल, अगर हम बात करें तो आपके अर्थ हुआ और आपका मून हुआ, ठीक है। इनके ये इनके रिलीजन के यानी इनके धर्म के ये प्रतीक होते थे, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक आप लोग समझ गए। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आएगा तो आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है, आप लोग अब इसको ईजिली से कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बाकी कुछ डिटेल में अगर आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादातर टॉपिक कवर अप करा सकूँ, पूरे पार्ट 1 हो जाएगा, बाकी को जो रह जाएगा पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। लेकिन आपको किस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बस हिंट बता दे रही हूँ। डिटेल में अगर आप में से किसी को करना है, दिसंबर सेशन में किसी का एग्जाम है, आप पेड क्लासेस ले सकते हो। मैं पेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, जूम ऐप पर क्लासेस होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ डिटेल में पढ़ाती हूँ। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन पीडीएफ में सिंगल प्रोवाइड नहीं करती, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी को एक आइडिया दे दे रही हूँ कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, वरना इसको डिटेल में पढ़ना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन आप सभी का एग्जाम अभी 5 तारीख को है, कम टाइम है, तो आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो किस क्वेश्चन के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, कैसे कैसे कितना कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट कराना है, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से और हो सके तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो चुका है। लेट करेंगे तो आप सभी का रह जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका नोमैडिक एम्पायर, खानाबदोश साम्राज्य।
ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यूनिट 10 है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड ह्यूमन स्टार्ट एग्रीकल्चर, इन व्हाट वाज डिड इफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर। देखो ये आपका यूनिट 3 है, क्लियर हो गया। तो ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर जो मैंने आपको टॉपिक बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट भी देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हाउ डिड द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन, डिस्कस। ये भी आपका देखो यूनिट 3 है, क्वेश्चन घुमा कर ही पूछा जाता है लेकिन होती वही बात है। क्लियर हो गया, याद रखना क्वेश्चन वही होता है बट वही क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है। तो देख लो अब क्या क्या लिखना है। पहली बात तो आपको याद होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करोगे तो प्रस्तावना जरूर लिखना है, इंट्रोडक्शन जरूर करना है। इंट्रोडक्शन में आपको इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखोगे कि आपको पता है कि हम जो है खेती की जो ट्रांजिशन की तरफ कैसे पहुंचे। तो हमें पता है कि अराउंड अगर मैं बात करूं आपका 12,000 ईयर्स बीपी की अगर हम बात करें, इस समय के लोग, अभी मैंने आपको बताया क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग करी। आपको ये बात पता है जो लोग हंटिंग और गैदरिंग करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी आपके प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि फ्लोरा एंड फौना की। क्योंकि अगर आप बहुत सारे जगहों पर अलग अलग एरियाज पर जाकर घूम रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है कि कौन सा एनिमल आपके किस काम में आने वाला है, कौन सा प्लांट, कौन सा पौधा कौन सी टाइम पर होता है, कौन सा टाइम कितना उगने में लगेगा, किसको कौन से वेदर में होता है, कौन से सीजन में होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें अब नॉलेज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि इसी के वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत लोग जो है वो कर देते हैं और इसी एग्रीकल्चर को हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। न्यूलॉथिक पीरियड हम इसको कहते हैं, जब हमारी खेती की शुरुआत हुई थी। मतलब अब जो यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड हो चुकी है, आपकी फार्मिंग पे, यानी कि खेती पर डिपेंड हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे। अब बात करते हैं कि इसी के लिए आपके यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 मॉडल दिया गया है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर आपकी खेती की शुरुआत हुई क्यों थी। बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला जो है वो है आपका क्लाइमेट स्ट्रेस मॉडल। बहुत ध्यान से आपको सब कुछ समझना है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें लिख कर आनी है। दूसरा यहाँ पे जो मॉडल है वो है आपका डेमोग्राफिक मॉडल, और थर्ड अगर हम बात करें तो वो है आपका सिस्टम मॉडल। तो ये 3 मॉडल है और 3 मॉडल के अंदर ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर स्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उनका मानना था, वो इतिहासकार भी कौन थे सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपके इतिहासकार हैं वो थे आपके गॉर्डन चाइल्ड, नाम याद आप ज़रूर कीजिएगा, गॉर्डन चाइल्ड हैं, जिन्होंने प्रोवाइड किया था आपका, अभी मैंने आपको बताया, आपका न्यूलॉथिक जो रेवोल्यूशन है, नवपाषाण क्रांति जो है, ये जो टर्म दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने ही दिया था। आपके गॉर्डन चाइल्ड ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है ओसिस थ्योरी। ओसिस सिद्धांत दिया था, कब दिया था, 1908 में। ठीक है, तो इन्होंने ओसिस थ्योरी दी थी, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, मरुद्वीप सिद्धांत कहा जाता है। और ये कब दिया था इन्होंने, 1908 में। और रही अगर बात, तो आपको पता है गॉर्डन चाइल्ड को आपके प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का इन्हें जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक भी इन्हें कहा जाता है। बात आती है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में, अपनी सिद्धांत में क्या कहा था। इन्होंने देखो साफ सीधी बात बोली थी, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, क्लाइमेट यानी जलवायु। इन्होंने आपके जलवायु दबाव पे सबसे ज़्यादा बोला था। इसको हिंदी में कहेंगे आपके जलवायु दबाव का प्रारूप, क्लाइमेट स्ट्रेस मॉडल, नाम से समझ आ रहा है। सबसे पहले इन लोगों ने इस मॉडल में क्या कहा, इन्होंने इसमें बात कही थी कि यहाँ पर जो खेती की शुरुआत हुई है वो हुई थी आपकी क्लाइमेट की वजह से। मतलब यहाँ पर हमारे क्लाइमेट, जलवायु में चेंजेस आया। अभी मैंने आपको बताया था, पहले आपका क्लाइमेट कैसा था, ठंडा था, कोल्ड था, पैलियोथिक पुरापाषाण काल में। वहीं अगर धीरे धीरे ट्रॉपिकल रीजन में आप जाकर के देखोगे, धीरे धीरे आपका क्लाइमेट क्या हो गया, वार्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया,
आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो मेल्ट होने लगी और आपको ग्रीनरी यानी प्लांट्स देखने को मिलते, तो यहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, खेती की शुरुआत होने लगी। तो ये एक नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल में बात यही बोली गई। इसीलिए फिर लोगों ने क्या करा, जब ग्रीनरी नज़र आई तो गॉर्डन चाइल्ड का क्या मानना है, इन्होंने बोला अब लोग जो हैं आपके कहाँ पर, फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया में जा कर के सेटल होने लगी। ठीक है, कौन से एरिया में, फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया में जाकर के लोग सेटल होने लगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में आ रहा है कि फर्टाइल क्रेसेंट आखिरकार होता क्या है। तो अगर हम बात करें फर्टाइल क्रेसेंट एरिया, वो होता है जो कि आप लोगों का बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ वहाँ की लैंड होती है, ज़मीन होती है, और जिसके आसपास आपको नदियाँ यानी रिवर देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर रिवर होगा उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो ज़मीन होगी वो बहुत ही फर्टाइल होगी। क्लियर हो गया। तो अब क्या हो गया, लोग जो है फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया में जा कर के रहने लगे। तो ये थ्योरी के अंदर ये चीज़ बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल आपको चीज़ समझ आ गई, गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा, जो खेती की शुरुआत हुई है वो क्लाइमेट चेंज हुआ ना, जो ठंडे से गर्म हुआ हमारा जो क्लाइमेट, इसके वजह से खेती की यहाँ पर शुरुआत हुई है। ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, इसके अंदर लेकिन अगर आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम आगे बात करें, इसी में आपका एक और यहाँ पर नाम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इन्हीं की थ्योरी है। नेक्स्ट जो आए थे आपके डेविड हैरिस, डेविड हैरिस आए थे 1969 में। ठीक है, 1969 में इन्होंने आपके, अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिनफोर्ड के, लेविस बिनफोर्ड, अभी हम आगे बात करेंगे। पहली चीज़ तो चलो हम इसकी अभी बात करते हैं। पहला चीज़ आपको मॉडल क्लियर हो गया, क्लाइमेट वाला। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, अभी अभी मैंने आपको गॉर्डन चाइल्ड का बताया कि आपकी जो ओसिस थ्योरी दी थी, वहीं अगर हम नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, रॉबर्ट ब्रेडवुड। रॉबर्ट ब्रेडवुड आते हैं और उन्होंने आपकी, जो गॉर्डन चाइल्ड ने आपका मरुद्वीप सिद्धांत ओसिस थ्योरी दी थी उसको चैलेंज किया था, और उन्होंने बोला था कि नहीं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से खेती की शुरुआत नहीं होती है। खेती की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ पर, उन जगहों पर हुई थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एनिमल्स, पशु और आपके बहुत सारे प्लांट्स यानी पौधों जो है बहुत सारे, जिनका भरमार था वहाँ पर, सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्लांट और एनिमल थे वहीं पे खेती की शुरुआत हुई थी, ऐसा रॉबर्ट ब्रेडवुड का मानना है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, एक और आए थे आपके कार्लसोर। कार्लसोर आए थे आपके 1952 में, और ये आए थे आपके 1950 में। इन्होंने चैलेंज किया था आपके गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी को। कार्लसोर भी आते हैं और इन्होंने क्या करा था, उन्होंने सेम आपके जो रॉबर्ट, एक ये हैं और एक कार्लसोर के बाद आप क्या थे, रॉबर्ट मैक एडम्स, ये दोनों आए थे। और इन दोनों के क्या व्यूज़ थे, इन दोनों का मानना था जो खेती की शुरुआत हुई है वो मछुआरे यानी फिशरमैन ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको अगर मैं दोबारा बता दूं, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था क्लाइमेट चेंज हुआ इसलिए खेती की शुरुआत हुई। रॉबर्ट ब्रेडफूड ने बोला नहीं, खेती की शुरुआत वहीं हुई, सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सबसे ज़्यादा जहाँ पे थे वहाँ पे खेती की शुरुआत हुई है। लेकिन कार्लसोर और रॉबर्ट मैक एडम्स का मानना है जो लोग मछुआरे थे, जो फिशरमैन है, इन्होंने खेती की शुरुआत की थी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है फिशरमैन, मछुआरे वो लोग होते हैं जो आपके एक जगह परमानेंट सेटल होते हैं, ये नोमैडिक नहीं होते, क्योंकि अगर आपको फिशिंग करनी है तो आपको एक जगह रुकना ही पड़ेगा। तो इनका ये मानना था क्योंकि हम फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पर रुक ही रहे। तो वो ये सिर्फ मछुआरे ही हो सकते, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग हुए, आपके पेस्ट्रोलिज्म, पशुपालन, खाना बदोश जो लोग होते हैं वो माइग्रेटेड पीपल थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे। लेकिन एक फिशरमैन मछुआरे ही थे जो एक समय तक यहाँ पर बैठ सकते थे। इनका मानना था एक जगह पर सबसे ज़्यादा देर तक जो है उन्हें जो बैठना पड़ता था, जो कि खेती के लिए भी, आपके जो है फार्मिंग के लिए भी सेम चीज़ करनी है। इसीलिए इनका ये मानना है कि जो आपकी खेती की शुरुआत है वो फिशरमैन, मछुआरे के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पहला मॉडल। आगे बात करेंगे सेकंड मॉडल की, अगर मैं बात करूँ तो सेकंड मॉडल है आपका डेमोग्राफिक मॉडल।
तो उस वाले मॉडल में आपको वो याद रखना है। डेमोग्राफिक मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये इसको आप जनसांख्यिक प्रारूप कहते हैं। डेमोग्राफिक से समझ में आ रहा है इनका, इसमें सबसे पहले जो आपको नाम याद रखना है वो है आपके लेविस बिनफोर्ड। ठीक है, इन्होंने बोला था सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खेती की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको मान लो कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे कुछ ही लोग यहाँ पर आप रहते हो, तो इसमें से जो भी फल होगा, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल होंगे वो आपके होंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा तो ये जो आपके यहाँ पर प्लांट्स में जो यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल लगेंगे ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, तो लोगों को यहाँ पर फूड की शॉर्टेज होगी, खानों की कमी होगी, जिसकी वजह से खेती की शुरुआत हुई है। ऐसा किसका मानना था? लेविड बिनफोर्ड की। तो आपको इसके अंदर रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर खेती की शुरुआत होती है, एक तो पॉपुलेशन कैसा बढ़ेगा कि एक तो यहाँ पर बर्थ रेट बढ़ेगा, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ेगा। दूसरा क्या है, कोई भी आपका इमाइग्रेंट पीपल यानी कि कोई भी दूसरे गांव से आपके गांव में आकर रहेगा तो उस गांव का एरिया यहाँ पे मान लो ए है और ए अगर बी के यहाँ जाके रहने लगा तो उसके यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये दो तरीके से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। क्लियर हो गया? तो आपको डेमोग्राफिक मॉडल की अगर मैं बात करूं तो डेमोग्राफिक मॉडल के अंदर आपको एक तो किसका नाम याद रखना है? डेविस बिनफोर्ड, जिन्होंने बोला पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है इस वजह से। इसके बाद आते हैं आपके डेविस हैरिस 1969 में, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको जो नेक्स्ट याद रखना है वो है आपका जेटी मेयर्स, ये 1971 में आते हैं। तो ये सारे मानना है, इन सभी का मानना है कि हाँ ये सारी की सारी ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है डेमोग्राफिक के। लास्ट मॉडल की बात करते हैं। लास्ट मॉडल है आपका सिस्टम मॉडल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्या करना है। सिस्टम मॉडल यानी कि व्यवस्था आधारित प्रारूप है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता हो रहा है, सिस्टम मॉडल जो है वो किसने दिया था? केंट फ्लेरनी रे। क्लेंट फ्लेनरी ने आपका ये मॉडल दिया था, ठीक है, ये जो प्रारूप है ये इसने दिया था। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें इसने क्या बात बोली थी, तो यहाँ पर अगर आप सिस्टम मॉडल में देखोगे क्या चीज़ एनालाइज करोगे तो सिस्टम मॉडल में हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर सिस्टम मॉडल में क्या था, इसने आपके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को भी माना था कि हाँ एग्रीकल्चर शुरू होने का रीज़न आपका इन्वायरमेंट भी है। दूसरा इसने डेमोग्राफिक यानी जो आपका पॉपुलेशन बढ़ा था, जनसांख्यिक बढ़ने का वजह से भी खेती की शुरुआत हुई है। तीसरा आपका सांस्कृतिक यानी कि कल्चर के लोगों का ये काम ही है, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग यानी कि हंटिंग गैदरिंग वाले लोगों को, जो शिकारी करते थे, जो नोमैडिक पीपल है, उन्हें प्लांट्स और एनिमल की अच्छी खासी नॉलेज थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये चीज़ें शुरू कर दी। तो इसने क्या करा, ये तीनों ही चीज़ मानी थी। सिस्टम मॉडल के अंदर ये बात बताई गई है। क्लियर हो गया? और आपके इसी ने केंट फ्लेनरी ने की अगर हम बात करूं तो केंट फ्लेनरी ने आपका ये सिस्टम थ्योरी जो है यहाँ पर यूज़ करा था और उसी ने ही एनालाइज किया था कि आपका जो पैटर्न ऑफ प्लांट है, ठीक है, आपका जो पैटर्न ऑफ प्लांट है, जो अगर आप देखोगे डोमेस्टिकेशन जो यहाँ पर पालतू बनाया गया था वो कहाँ से देखने को मिलता है? मैक्सिको में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इनके कैंट फ्लैनी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सीजनल मूवमेंट यहाँ पर आपके मैंने आपको बताया, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग हंटिंग गैदरिंग माइग्रेट करते थे इधर से उधर, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग सारे फ्लोरा फूना अलग अलग जगहों पे प्लांट्स और एनिमल उन्होंने देखा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को नॉलेज हो गई थी, ठीक है। सिस्टम मॉडल में एक तो नाम आपको इनका याद रखना है, दूसरा आपको एम कोहेन का नाम याद रखना है। सिस्टम मॉडल में दो नाम याद रखने हैं आपको बस, ठीक है। इन्होंने आपके इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा बात करी है कि हाँ इन्वायरमेंट में जो इन्होंने यहाँ पे रिस्पांस किस पे दिया था कि इन्वायरमेंट पे चेंज आया, जिसकी वजह से यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है, ऐसा इनका मानना था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, आशा करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यूनिट 3 है। अब आपको ये शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कम टाइम में पूरा बता दूं। इसके अंदर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्लाइमेट मॉडल, आपको डेमोग्राफिक मॉडल यहाँ पे सॉल्व करना है
और आपका सिस्टम मॉडल, ये 3 शुरुआत करनी है। और खेती शुरू होने की वजह से आपको पता है क्या क्या होता है, आप फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया में जा कर के रहोगे। अब लोग आप में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कि लोग अब परमानेंट सेटल हो जाते हैं, एक जगह स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक घूम रहे थे लेकिन अब आप परमानेंट सेटल हो जाओगे, ठीक है। फिर उन लोगों ने बर्तन पोट्री बनाने शुरू करी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए मैं आपको इसी अभी हम सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक के जो 4 यूनिट है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, जो भी समझाया वही है। डिस्कस द वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ह्यूमन सोसाइटी, वो आपको करना है। पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड, तो नियोलिथिक पीरियड की सोसाइटी मैंने आपको बताया, ठीक है। जहाँ पर आपके भी मैंने बताया कि लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, बर्तन बनाने शुरू कर दिए, पोट्री बनाने शुरू कर दिया था, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। तो सारा कुछ आप न्यूरोलिथिक पीरियड में फिर टूल्स में इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। चलिए अब बात करते हैं आपकी पशुपालन खाना बदोश के बारे में, थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि आपका ये तो 100% आता है 10 या 20 में। पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, खाना बदोश अगर क्वेश्चन में आ जाए तो याद रखना। आपको पता है कि पहली बात तो ये लोग क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते हैं, माइग्रेटेड पीपल है, ठीक है। घूमते हैं तो साथ में अपने क्यों घूमते हैं, ताकि ये जो अपने जानवर हैं उनके खाने पीने के पर्पस के लिए ये लोग माइग्रेट करते थे। इनका जो लाइफ का करेक्टर है वो क्या था, माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ लाइफ है। और इनकी इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो किस पे डिपेंड है, ब्रीडिंग ऑफ हर्ड, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ हर्ड एनिमल इनकी इकोनॉमी डिपेंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पशुपालन अभी उन लोगों ने शुरू कर दिया था। अब क्या है यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अब जैसे कि मैंने अभी आपको डोमेस्टिकेशन में चीज़ें बताई, ऐसे ही आपका पेस्टोलिज्म में कि इन लोगों ने कौन कौन से, देखो मैंने अभी आपको कहा कि जब आप पशुपालन कर रहे हो, लोग आप जब जानवरों को पाल रहे हो तो आप क्या करोगे कि आपको पूरी कोशिश रहेगी कि आप उसको क्या कर सको, किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आप ऐसी ऐसी जगह पर जाकर रहोगे वहाँ पे आप क्लाइमेट चेक करोगे, ठीक है, कि वहाँ का जलवायु कैसा है, ठीक है। दूसरा आप वहाँ पे खाना देखोगे कि आपके एनिमल को देने के लिए वहाँ पे खाना होगा है या नहीं, तो ही आप वो जगह स्टे करोगे। ये सारी चीज़ें आप उस समय उस जगह पे जा कर के नोटिस करोगे। और क्लाइमेट, आपको ये पता है कि हम यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आप पहली बात तो हम नोमैडिक यानी कि हम खाना बदोशी क्यों हैं, मतलब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आपका क्लाइमेट चेंज होता है। अब हर सीज़न में तो आपको फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, एक सीज़न का एक टाइम होता है, तो इसलिए ये लोग सीजनल मूवमेंट करते थे, मौसम के जो यहाँ पे अकॉर्डिंग ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमते थे। कभी मान लो दूसरा, एक तो अगर हम बात करें इनका, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये खाना बदोशी क्यों थे, माइग्रेटेड क्यों थे। एक तो आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता था, जो आपके जलवायु में बदलाव आता है इसकी वजह से करते हैं। दूसरा क्या है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आएगा तो आप दूसरी जगह भागोगे ही, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया तो। तीसरा क्या है, अगर आपके पड़ोसी वाले कंट्रीज़ ने अटैक कर दिया तो आपको अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये रीज़न होते थे आपके क्या होने के, माइग्रेट करने के, दूसरी जगह जाने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ही। यहाँ पर क्या हो गया, अब धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अब आप पेस्टोलिज्म में एक सोसाइटी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया कि ये लोग आपके कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट करते हैं। तो ये लोग क्यों करते थे, इनका एक रिचुअल होता है, जैसे बलिदान होता है ना, तो ये लोग रिचुअल सेक्रीफाइसेस के लिए कैटल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया अब इनके पास शिप है, तो शिप का यूज़ ये लोग वूल बनाने के लिए भी करते थे, वूल आपको पता है, फिर कपड़े क्लोथ्स बनाने के लिए इनके लिए बहुत काम आते हैं। और अब फिर धीरे धीरे पेस्टोलिज्म की अगर हम बात करें, ये आपकी कहाँ कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो भारत में भी आपकी पेस्टोलिज्म पशुपालन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके धीरे धीरे सिबेरिया में भी स्टार्ट हुआ था। फिर अगर आप देखोगे स्पेन में वो हुआ था 16 सेंचुरी में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से नोट डाउन करनी है, सारी बातें लिखनी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से। अफ्रीका में भी आप देखोगे कैमल को डोमेस्टिकेट, यहाँ पर पेस्टोलिज्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, जो आपके विद्वान हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं कि
सबसे पहले आपके जो पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, पशुपालन, खानाबदोश के जो ट्रेस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें पैलियोथिक पुनर्पाषाण काल के समय पर ही देखने को मिलते हैं। जब आपने देखा कि हंटर जो शिकारी हैं वो जो है पशुपालन यानी कि जो जानवरों को पालना इन्होंने शुरुआत कर दिया था, तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपकी जो खेती करना है यानी एग्रीकल्चर है और आपका पेस्टोलिज्म है, पशुपालन है, ये दोनों ही एक साथ स्टार्ट हुआ था। क्लियर हो गया? तो एग्रीकल्चर से लेकर के आपका पूरा का पूरा पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म से लेकर के ये आपका सारी चीज़ें आप चीज़ें कंसिडर क्या करेगा, जो भी आपका क्लाइमेट चेंज आएगा, नेचुरल डिजास्टर आएगा, अटैक जो भी करते हैं, तो इस बेस पर आप ये सारी चीज़ें करते हो। सीजनल मूवमेंट होता है, मौसम के अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें देखते हो। और क्या देखोगे, टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि अब आपको खेती करनी है, अपने जानवरों को भी लेकर के जाना है, तो सारी चीज़ें आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, आप वहाँ का टेम्परेचर देखोगे कि रहने लायक है क्या नहीं, रेनफॉल देखोगे, बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही, उतनी हो रही जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपको हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर और आपका पेस्टोरलिज्म ये दोनों साथ साथ शुरू हुआ था, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। मैंने इन शॉर्ट में आपको पूरी बताने की कोशिश करी, आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो ये फर्स्ट ब्लॉक की आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। देखो आगे बढ़ेंगे, जून में भी आप क्वेश्चन देखते हो, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, तो भी आपको करना है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन आपको बताना है, सोसाइटी आपकी कैसे पैलियोथिक से, नियोलिथिक से पैलियोथिक, तो पैलियोथिक का आपको मैंने बताया। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप हंटिंग गैदरिंग करते थे और आप एक नॉर्मल जैसे कह सकते हैं, और आप परमानेंट सेटल भी नहीं थे, आप गुफाओं में रहते थे, ठीक है। इस समय के जो टूल्स होते थे वो अनशेप होते थे, अनपॉलिश होते थे, जिसको आप क्वाटिच के नाम से जानते हो, ठीक है। ये सारे टूल्स इन्होंने यूज़ करते थे। इस समय आप देखकर नहीं बता सकते थे कोई भी कि आपके कौन सा टूल कौन सा है, ठीक है। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ठीक है, ये सारे टूल्स इस समय यूज़ किए जाते थे। क्लीवर, चॉपर, स्क्रैपर, हैंड एक्स, तो ये सारे आपको टूल्स इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो ये लोग टूल्स यूज़ करते थे वो आपके सिर्फ हंटिंग शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। न्यूरोटिक में आप देखोगे एग्रीकल्चर में आपने जब आपका ये शुरू हुआ तो खेती की शुरुआत होने के लिए अब आपने देखा कि यहाँ पर आपके जो टूल्स हैं वो पॉलिश हो जाते हैं, ठीक है। हैंड एक्स सारे शेप्ड टूल्स होते हैं, ठीक है। हैंड एक्स हुआ आपका, कुछ भी हुआ, आप देख कर बता सकते हो कि हाँ ये टूल कौन सा है, कैसा है, ठीक है। अब इस समय यहाँ पर आपको बताना है कि पुनर्पाषाण काल से नवपाषाण काल तक आने आने क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला। फायर का इन्वेंशन पैलियोथिक में हो चुका था, फायर की खोज हुई थी, लेकिन फायर का यूज़ करना अपने नवपाषाण काल में लोगों ने सीखा, ठीक है। आपके खाने में भी चेंजेस आए, आपकी इकोनॉमी में कितने बदलाव आए, बर्तन बनने लगे, मांस भी अगर वो अब लोग खा रहे तो पका के खा रहे हैं। अब इन लोगों ने फिशिंग भी करना ये लोग जानते थे, जो कि आपकी मीसोलिथिक पीरियड में मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हो चुका था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी तक लोग जो है हंटिंग गैदरिंग से, फिर इन लोगों ने आपके डोमेस्टिकेशन से, और अब आपके लास्ट में फार्मिंग की शुरुआत हो चुकी थी। इतने बदलाव आए, और इतने बदलाव होने के बाद हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पे आप टेम्प्ररी थे, ठीक है, अस्थायी थे, लेकिन यहाँ तक आते आते आप टेम्प्ररी सेटल, परमानेंट सेटलमेंट हो गए, स्थायी। अब आपने एक जगह रहते हो, अब आप माइग्रेटेड पीपल नहीं हो। अब आप क्या क्या काम करने लगे हो, आप एग्रीकल्चर भी करते हो, हंटिंग गैदरिंग भी करते हो, आप फिशिंग भी करते हो। अब आप एक ही नहीं बहुत सारे काम एक साथ करते हो, पहले आप सिर्फ एक ही काम करते थे। तो ये सारा कुछ आप मिलाकर लिख सकते हो। खेती शुरू होने के बाद, एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद क्या क्या चीज़ें आई, वो सारा कुछ आप इसमें लिख लेना। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आएगा तो आशा करती हूँ सब कुछ आप लोग ईजिली से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे का भी देख सक लो एक बार। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट वाज कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सोसाइटी, तो उस पर कॉन्सिक्वेंसेज यानी सोसाइटी पर क्या असर पड़ा वो सब कुछ। खेती शुरू होने के बाद लोग एक जगह सेटल हो चुके हैं, फिर उन लोगों ने बर्तन बनाने शुरू करे, इसको क्रॉप्स उगने लगे, तो फिर इन लोगों ने आपके पिट हाउसेज बनाने लगे। ये सब कुछ आपको इसके अंदर करना है। नेक्स्ट देखो, हाउ वर द न्यूलिथिक टूल जो है वो पैलियोथिक टूल से कैसे चेंजेस हैं, ये सब कुछ मैंने अभी आपको बता दिया। पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख सकते हो, आपको पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म बताना है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी बताना है। दोनों मैंने आपको समझा दिया है, ये दोबारा देख सकते हो। दोबारा पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म के फीचर पूछे हैं और इसका सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी सब पूछा है, तो सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख लेना।
डिटेल में मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है। बाकी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत हुई तो उसका क्या आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिले, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट चैप्टर है हंटिंग गैदरिंग, तो आप लोग इसको ईजिली से अब कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये था आपका पूरा फर्स्ट ब्लॉक। आशा करती हूँ फर्स्ट ब्लॉक से कुछ भी आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटे कम में ही आपको समझा सकूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी डिटेल में करना है तो पेड क्लासेस आप सभी के लिए हैं। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मैं कराती हूँ, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ वहाँ डिस्कस, पीडीएफ सब प्रोवाइड होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए वो है, तो आप लोग वहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। जल्दी इनरोलमेंट करिए, स्टार्ट हो चुका है बैच, नहीं तो आपके फिर पीछे के चैप्टर्स रह जाएंगे। बाकी जिनका अभी एग्ज़ाम 5 सितंबर को है, आप लोग, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आपको इसकी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए बढ़ेंगे अपने सेकंड ब्लॉक की तरफ। सेकंड ब्लॉक आपने जब वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका यूनिट 7, 8 और 9 यूनिट। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कांस्य युग में, तो इसके अंदर आपका क्या है, मेसोपोटामिया मैंने बताया हुआ है, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और आपके चाइना, ये 4 सिविलाइजेशन के बारे में इसके अंदर बात करी है और आपको करनी है। यूनिट 7 सारा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। अभी 5 तारीख का जो एग्ज़ाम है इसमें पूरे आने के चांसेस है अर्बनाइजेशन, क्योंकि लास्ट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मार्च में उसमें सोशल स्ट्रक्चर आया था यूनिट 9, तो इस बार ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आना चाहिए। बाकी इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं यूनिट 8 की, तो आपको ये बताना है कि इन चारों सिविलाइजेशन में, इन चारों सभ्यता में कौन सी राइटिंग यूज़ हुई थी, कौन सी लेखन यहाँ पर यूज़ किया गया था, वो आपको बताना है। ठीक है, और यूनिट 6 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही 3 है। यूनिट 6 आप देखोगे तो ये चारों सभ्यता के ऊपर डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है, तो एज अ इंट्रोडक्शन आप इन सबको पढ़ सकते हैं। आइए चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए और दिख जाए। देखो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा है, जो कि अब की बार आ चुका है, तो आपके एग्जाम में आने के कम चांसेस है। पैटर्न ऑफ ट्रेड इन संग एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रोंज एज पूछा गया है। ठीक है, जून 2020 में मैं आपको दिखा दूं, गिव अ डिटेल अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये यूनिट 8 है। ठीक है, यूनिट 8 है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आगे देख सकते हो, आपको टेक्नोलॉजी बताना है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखो एक बात बता रही हूँ, मैं नीचे आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी, मैंने ब्रोंज एज पूरा उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेरे ये कि मैं कम समय में ज़्यादा बता पाऊँ। तो ये जा कर के इसमें मैंने पूरा ब्रोंज एज बताया हुआ है, तो एज अ इंट्रोडक्शन आप क्या क्या देख सकते हैं, उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिएगा। हड़प्पन वर्ल्ड, हड़प्पा विश्व, हड़प्पा के बारे में आएगा तो आप इजीली से 10 मार्क में कर लोगे। हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने सब अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। देखो अर्बनाइजेशन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, इस यूनिट 7 है, सिर्फ अर्बनाइजेशन ही आएगा आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का। यूनिट 18 में क्वेश्चन देख लो, अर्बनाइजेशन फिर आया, पिरामिड आ जाता है, ये कभी कभी आते हैं, तो जो हर बार नहीं आता हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ब्रोंज एज के समय पर आपको ट्रेड की इंपॉर्टेंस भी बतानी है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूनिट 8 है, राइटिंग के ऊपर ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे यूनिट 7। आगे बात देखोगे, राइटिंग ट्रेडिशन ही देखो पूछा गया, ट्रेड पूछा गया, अर्बनाइजेशन ही पूछा गया। मैं अभी जिनका एग्जाम जून में उनके लिए बता देती हूँ। यहाँ पर अभी आपको जो फोकस करना है यूनिट 7 पे कर लो शहरीकरण, और यूनिट 8 पे कर लो ज़्यादातर। ठीक है, जो राइटिंग के ऊपर है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये दोनों कोर्सेज आगे रहेगा। बाकी तो सभी कुछ जितना कुछ इस वीडियो में बताया है, आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे दिसंबर 2022 में या फिर आगे जाके 2023 में, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 5 तारीख वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। 16 का भी देख सकते हो, देखो राइटिंग पूछा हुआ है। ठीक है, आपका देखो फिर से शहरीकरण पूछा है, हड़प्पा सिटी का फीचर है, हड़प्पा सभ्यता आप सभी कर लेंगे, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में आएगा तो क्या करना है।
तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। और ये मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बस आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसा कैसा क्या क्या आप कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में करना है तो फिर आपको उसके लिए समय लगेगा। बुक्स में आई नो इग्नू की बुक में बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा। अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरी वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आप लोगों को इतनी समझ तो है ही कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये ब्लॉक सेकंड बताया था, तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है। आपको चारों सिविलाइजेशन, चारों सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है, आपका हड़प्पा, क्योंकि इन चारों के बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र, और आपका चाइना यानी चीन, ये चारों सभ्यता आपको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता ये मानी जाती है। और अब आपका ब्रोंज एज शुरू हो चुका है, तो आपको पता है स्टोन एज में क्या था, खेती शुरू हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को कच्चे घर आपको देखने को मिलते हैं अब। लेकिन हम सभ्यता, मैंने आपको बताया, अब लोग परमानेंट सेटल हो चुके हैं। तो सभ्यता बनती कब है, सिविलाइजेशन बनती कैसे है कि यहाँ पर सबसे पहला रीज़न था आपका खेती, एग्रीकल्चर की वजह से आपकी सभ्यता की शुरुआत हुई। और दूसरा यहाँ पे जो मेटल यानी जो आपके इससे पहले जो तांबे का, कॉपर का यूज़ होने लगा, कांस्य का यूज़ यानी कि ब्रोंज एज का यूज़ होने लगा, तो इस वजह से आपकी ये सभ्यता बनती है। एग्रीकल्चर की वजह से लोग जो है आपके फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया में जाकर के रहने लगे, जिसके वजह से क्यों, क्योंकि अब आपको खेती करनी है, तो अब आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ की लैंड बहुत ही उपजाऊ हो, फर्टाइल लैंड हो। तो उन्हीं में से ये आपकी ये है सारे के सारे। बात करते हैं आपके मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना की। अभी सारी की सारी सभ्यता के लोग जो है वो कहाँ पर सेटल हुए वो बात करते हैं। देखो, आपके मेसोपोटामिया के लोग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया सारी सभ्यता के लोग किसी न किसी नदी के पास जाकर बसे थे। कौन किसकी नदी के पास जाके बसा था वो लिख लेते हैं। मेसोपोटामिया की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दो रिवर हैं जहाँ पर ये लोग जाकर के सेटल हुए थे। और हड़प्पा के पास आपको पता है कौन सी रिवर थी, इंदस यानी कि सिंधु नदी थी। इजिप्ट के पास नील रिवर थी। और चाइना के पास आपकी हुआंगहू या फिर इसे येलो रिवर यानी कि पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो किसके कौन किस नदी के पास जाकर के सेटल हुआ था ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। आगे अगर हम बात करेंगे कि टाइम पीरियड कौन कब सेटल हुआ था, तो ये आप लोग यहाँ से जल्दी से लिख लीजिए। और अब पूरी कोशिश करो कि आप इसे जल्दी जल्दी लिख लो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करेंगे और टाइम नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देखते रहना बाद में। अभी बस आप लोग इसको समझ लो कि कौन सी चीज़ कब कब हुई थी। क्लियर हो गया। आगे अब बात करते हैं, ये टाइम पीरियड आपको ज़रूर लिखना है इन चारों सिविलाइजेशन की, कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के पास जाकर लोग सेटल हुए थे। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट तो देखो, जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने जो ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू करा था वो इंदस के थ्रू, सिंधु नदी के थ्रू किया था। इजिप्ट के लोगों ने नील नदी के थ्रू, चाइना के लोगों ने आपकी येलो नदी है हुआंगू। यूफ्रेट्स की याद रखना, यूफ्रेट्स ने जो अपनी जो ये शुरू की थी, सॉरी, जो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो दो इसके पास रिवर है, लेकिन सबसे मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि इसने जो अपने चीज़ों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो सेटल हुए थे वो यूफ्रेट्स नदी के पास सेटल हुए थे। इसीलिए इसे लाइफ लाइन बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, याद रखना। और इसीलिए क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स रिवर के पास जाकर के सेटल हुए थे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ये लोग जो ट्रेड वेड करते थे वो यूफ्रेट्स से करते थे, टिग्रिस से नहीं। क्यों, क्योंकि टिग्रिस से सबसे ज़्यादा फ्लड होता था, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहती थी, यहाँ पे हमेशा वेव्स रहती थी, हाई वेव्स रहती थी। आपका जो यूफ्रेट्स रिवर है वो स्टेबल रहता था, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग जो है वो ट्रेड जो करते थे, या इसके पास जो लोग सेटल हुए थे ज़्यादातर वो यूफ्रेट्स रिवर के पास हुए थे। क्लियर हो गया। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता में आपको क्या समझ आया, कौन कौन सी चीज़ें लोग नज़र आते हैं। जो इजिप्ट के लोग हैं, मिस्र के लोग हैं, वो नील नदी के पास आके सेटल होते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग जो है वो यूफ्रेट्स नदी के पास आके सेटल होते हैं। सिंधु नदी, इंदस जो है वो आपके सिंध यानी पंजाब, और हुआंगू आपके चाइना के पास। ठीक है, ये दो सारी चीज़ें इतनी तो आपको क्लियर हो ही गई। आगे अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अर्बनाइजेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अगर सबसे पहले मैं आपको अर्बनाइजेशन बता दूँ, क्योंकि इसमें ये आने के चांसेस आपके ज़्यादा है। शहरीकरण की बात करो स्टूडेंट, तो एक चीज़ देखो, शहरीकरण अर्बनाइजेशन तब पॉसिबल है जब वहाँ की लैंड जो है आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सके, आपको फूड प्रोवाइड कर सके, आपको वाटर प्रोवाइड कर सके, आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये शहरीकरण तभी पॉसिबल है। ठीक है, शहर तभी बनता है जब ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सको, या वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो, तभी तो आप लोग ऐसी जगह जाकर के सेटल हो रहे हो जो कि फर्टाइल क्रेसेंट वाला एरिया है, जिसके आसपास नदियाँ हैं और ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, आपकी क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, इसीलिए जो इजिप्ट है वो नील रिवर के पास जा कर के वो यहाँ पर बसता है, और इसी के थ्रू वो यहाँ पर क्या करता है, आपके और सिविलाइजेशन, और यानी कि आपके मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इन चाइना, इन दोनों सभ्यता के साथ मिल करके ये व्यापार करता था, ट्रेड करता था। ठीक है, मेसोपोटामिया आपकी यूफ्रेट्स पे सबसे ज़्यादा इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके यूफ्रेट्स के थ्रू होता था। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी, फिर अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो हिंदू नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है, आपका इंदस रिवर है, यहाँ पर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ करा था। तो और अगर हम आगे बात करें तो आपके मेसोपोटामिया के लोगों ने ऑक्सन का, सॉरी, अगर मैं बात करूँ आपके मेसोपोटामिया के लोगों का, तो इन लोगों ने डोंकी, आपके डोंकी का जो व्यापार के लिए डोंकी का जो यूज़ किया था, वो आपके मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने और आपके मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। और जो भारत है उसने ऑक्सन का किया था, ये बात, यानी हड़प्पा के लोगों ने ऑक्सन का यूज़ किया था। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, इसमें तो कोई भी किसी को भी डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि शहरीकरण बनने को मिलता है। आपके मेसोपोटामिया आप सभी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में आपकी एक सिविलाइजेशन है सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन भी आपकी वेल सिविलाइज्ड सिटी है। इसी में सबसे पहला शहर बनाया था उर, सबसे पहला शहर यहाँ पे बनाया। तो इन लोगों ने जो भी वॉर से जीत करके आते थे, ठीक है, उसके थ्रू, उस पैसों से, या जो भी इन्होंने बिजनेस किया था, ट्रेड से कमाया था, उसके थ्रू इन्होंने ये सिटी, ये शहर खड़ा कर दिया था, शहर बनाया था। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे इस, क्योंकि शहरीकरण में आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। फिर अगर आप बात देखोगे कि यहाँ पर आप क्या है, अब आप लोगों का घर भी देखोगे तो कोई किसी का घर रेक्टेंगुलर हाउसेस के हैं, ठीक है, सर्कुलर भी देखने को मिलेंगे, ओवन शेप के भी मिलेंगे, हर तरीके के घर आपको यहाँ पर अब नज़र आते हैं। क्योंकि लोग जो है, सेकंड अगर हम बात करें, जब लोगों ने ट्रेड भी शुरू कर दिया था, ट्रेड आप देखोगे तो बाय लैंड और बाय सी, ये दोनों तरीके से यहाँ पर अब ट्रेड किया जाता है। ठीक है, संग सिटी, यानी कि अगर आप अपने चाइना में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको रेक्टेंगुलर हाउसेस दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के अंदर लिखना है। अगर हम बात करेंगे आपके हड़प्पा में, आपको पता है उसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, शहरीकरण आपको हड़प्पा में आपका ड्रेनेज सिस्टम आप बताओगे, टाउन प्लानिंग आप लोग, वो सब कुछ आपको उसके डिटेल में इसके अंदर लिख देना कि टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा वेल प्लान्ड था। क्योंकि आपको पता है इंदस रिवर जो है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिवर, वहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता था, इसी वजह से जो आपका हड़प्पा है ये इसी वजह से डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम लोगों ने उसमें इतना अच्छा बनाया था, इस तरीके का बनाया था कि पानी जो है वो फ्लो होता रहे, रुके ना। ठीक है, पानी जो है एक जगह रुके ना, वो हमेशा फ्लो होता रहे, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। ये सब कुछ आप लोग इसके अंदर डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, और फिर जो स्ट्रीट ड्रेनेज है वो आपके घर के जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कनेक्ट था, ये सारे चीज़ आपको पता है। ठीक है, मोहनजोदारो का हाउस होल्ड देखोगे तो आपको पता है मोहनजोदारो में आपको 700 से प्लस कुएं देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुएं, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी हर घर के बाहर हमें कुएं देखने को मिलते हैं। फिर धोलावीरा, कालीबंगा और अदर, अगर आप हड़प्पा टाउन देखोगे तो वहाँ पर आपको सिटेडल भी देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, अपर टाउन, लोअर टाउन, तो आप लोग इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब आगे अर्ब शहरीकरण, तो बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका चाहे मेसोपोटामिया हुआ, हड़प्पा हुआ, आपका इजिप्ट हुआ, चाइना हुआ, इनमें से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका सिर्फ जो हड़प्पा है इसमें मोनार्की सिस्टम नहीं था, बाकी आपका मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, इन सब में क्या है, आपका मोनार्की सिस्टम था, यानी पावर सिर्फ एक ही के हाथ में थी, राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, क्या था, राजतंत्र, राजा था, यहाँ पर राजा रूल करते थे, राजा का शासन था। हड़प्पा में आपको पता है पृष्ठ रूल करते थे, ओलिगार्की मेथड था।
ये सिस्टम आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इस चीज़ में हर्बनाइजेशन शहरीकरण में ये देख सकते हो। बात करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका ट्रेड पे भी आ जाता है, व्यापार पे भी पूछा गया है। ट्रेड आपको पता है ब्रोंज एज का सबसे बहुत ही बड़ा पार्ट इम्पोर्टेंस माना जाता है, क्योंकि अब आपकी खेती की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले खेती ही आपका रीज़न है आपका ट्रेड के लिए। क्योंकि देखो पहले क्या था, जो खेती की शुरुआत जब हुई थी ना स्टूडेंट, न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में, तो तब उस समय जो है ये सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही करते थे। उस समय जो खेती की जाती थी सिर्फ फैमिली की जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर क्या किया जाता था, खेती की जाती थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पिट हाउसेस बनाए गए थे, अपने जो जितना भी अनाज उगा था उसको स्टोर करके रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास जो बच जाता था तब क्या करें, तो फिर इन लोगों ने क्या करना, ट्रेड करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो आपने वीट उगाया, सामने वाले ने बारले उगाया, उसके अगले वाले ने राइस उगाया। वीट वाले को अब चावल की ज़रूरत पड़ गई, राइस वाले को अब वीट की ज़रूरत पड़ गई। तब इन लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, तब इन लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू करा। क्या करना शुरू करा, एक्सचेंज सिस्टम शुरू करना, जिसे आप बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हो। तो यही कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर अब व्यापार होना, ट्रेड होना शुरू हो चुका था। ठीक है? क्यों ट्रेड हम कब कब करते हैं, जब हमारे पास जो चीज़ है वो सामने वाले के पास नहीं है, सामने वाले के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। तो एक दूसरे से लेन देन इसी तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ था। क्लियर हो गया? तो ये चारों सभ्यता जो है आपस में ट्रेड करते थे। अगर मैं बात करूँ यहीं आपके इजिप्ट के पास और आपके मेसोपोटामिया के सुमेरियन के पास, इसके पास अच्छे क्वालिटी की जो है वो लकड़ियाँ नहीं होती थी। ठीक है? तो इसकी वजह से ये क्या करता था, जैसे आपकी लकड़ियाँ भी पता है ना अलग अलग तरीके की होती है, जैसे आपके लेबनान वुड भी अलग अलग, तो ये लोग क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। तो ये क्या करते थे, अपनी जो लकड़ियाँ हैं इम्पोर्ट करते थे। आपको पता है जैसे कि आपके प्रीसियस स्टोन है ना, ये आपके हड़प्पा के पास सबसे होता था। तो ये क्या होता था, ये इजिप्ट और सुमेरियन मेसोपोटामिया, ये लोग हड़प्पा से ट्रेड करते थे। कॉटन जो है आपके हड़प्पा के पास था। यहीं अगर हम बात करें लकड़ियाँ, वुड जो है ये किसके पास था, आपके इजिप्ट और मेसोपोटामिया के पास था। तो हड़प्पा को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। लकड़ियाँ क्यों, आपको पता है ट्रेड करना है, बोट बनानी, शिप बनानी, तो उसके लिए वुड होना ज़रूरी है। तो ये लोग इसीलिए आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते थे। इसीलिए सारे के सारे आपस में एक दूसरे से क्या थे, ये लोग कनेक्ट थे, एक दूसरे को अपनी चीज़ें देते थे, जिसको जो भी ज़रूरत होती थी वो उससे लेते थे। ठीक है? चाहे क्यों, या बर्तन भी बनाओ, पोट्रीज अगर आप देखोगे तो वो भी बेचते थे, सील भी बनाते थे। ठीक है? सील कार्विंग अगर आप देखोगे, बीड मेकिंग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप ज्वेलरी भी बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्रोंज एज में आप देखोगे टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकास होता है, यहाँ पर आप देखोगे। और धीरे धीरे अब आप ट्रेड करोगे, टेक्नोलॉजी आएगी, तो आपको लेबर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये सारा कुछ आपको शहरीकरण में लिखना है। कैसा घर था, कैसा रूम था, पृष्ठ थे या नहीं, किसके साथ आपने ट्रेड किया, किसके साथ नहीं करा, किसके पास क्या था, आपने कौन से अनाज उगाए, आपकी सोसाइटी कैसे थी, वो सब कुछ आपको इस शहरीकरण के अंदर लिखना है। क्लियर हो गया? कौन सा घर कैसा था, कौन सी शेप का था, घर को किससे बना हुआ था। ठीक है? अब आपका घर जो है पक्की ईंटों का, बेक्ड ब्रिक्स का बना था। ये सब कुछ मिला जुला के आपको लिखना है। टेम्पल था या नहीं था, ये लोग किस में बिलीव करते थे, शहरीकरण में, ये चीज़ आप सब कुछ इसमें लिख सकते हो आराम से। क्लियर हो गया? बाकी बर्तनों का यूज़ होने लगा। ठीक है? और अब आप क्या कर रहे हो, ट्रेड शुरू कैसे हुआ, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे डिटेल में करा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको राइटिंग वाला क्वेश्चन और बता देती हूँ कि राइटिंग वाला जो यूनिट 8 है, बाई चांस वैसे अर्बनाइजेशन पूरा आने के चांसेस है, लेकिन राइटिंग भी आ सकता है। राइटिंग का क्वेश्चन आपका जो आ गया, तो यूनिट 8 है, अगर आपको इसे पढ़ना है तो जा करके पढ़ लेना। राइटिंग का क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि राइटिंग आपका क्या होता है, क्या होता है, ये होता है आपका वे ऑफ कोडिंग। ठीक है? ये क्या होता है आपका वे ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन और अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉलिंग। ये राइटिंग का मतलब होता है। आपको ये बात पता है कि शुरुआत से ही राइटिंग नहीं थी, पहले जो था वो ओरल था, ओरल कम्युनिकेशन था। इसीलिए हमें जो
कोई भी एविडेंस मिले, कोई भी सोर्सेज मिले जो हमें ओरली मिले थे, आज हमारे पास उतना स्ट्रांगली वो बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ रिटर्न में है वो आज भी है। अभी हम इसमें देखेंगे डिटेल में कि राइटिंग आया तो उससे आपको क्या फ़ायदे हुए, ओरल जो चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हमें एविडेंस मिले तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिले, और राइटिंग आने का हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो राइटिंग आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? आप एक भाषा होती है, ठीक है, जिसमें आप अपने साइन और सिंबल को यहाँ पर लिखते हैं, इसी को राइटिंग सिस्टम कहते हैं। ये आप बताओगे अपने एग्जाम के अंदर कि राइटिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। अब आपके यहाँ पर देखोगे इस नई सिविलाइजेशन में, आपकी जो सभ्यताओं में एक नया तरीके का टेक्नोलॉजी आ गया। तो आपको पता है आज बहुत ही इस प्रेजेंट टाइम में देखोगे ईजी हो चुका है। हर एक बच्चा यहाँ पे स्टार्ट करता है, लिखता है, स्टार्ट करता है, पेन और पेपर लेता है। इस तरीके से आपने यहाँ पे शुरुआत किया। फिर आपने देखा मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन में सुमेरियन स्क्राइब भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट में भी देखोगे, इजिप्ट में भी पिक्चर साइंस आपको देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, लिखा गया तब जाके शुरू हुआ। चाइना में देखोगे तो टोटोइस सॉइल को इंस्क्राइब करके उस पर लिखा गया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मेसोपोटामिया, सारी सिविलाइजेशन यहाँ पर इंक्लूडेड है एक्सेप्ट मेसोपोटामिया। यहाँ पर जो राइटिंग आप देखोगे तो वो क्या थी, लोगोग्राफिक यहाँ पर यूज़ की गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वर्ड जो लिखते हैं ना आप लोग, एक कॉन्सेप्ट, क्वालिटी और थिंग, ये सारी चीज़ें इसकी लोगोग्राफिक आपको देखने को मिलेगा। इजिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लोगोग्राफिक जो है ये सिस्टम राइटिंग का, इजिप्ट ने इसको कंटिन्यू रखा। लेकिन जब चाइना आता है ना तो ये क्या, आपको पता है चाइना तब भी इसने क्या करा, मॉडिफिकेशन चेंज करना शुरुआत किया। आज के टाइम में भी देखोगे चाइना बहुत ही एडवांस चलता है। उसके बाद एक से एक चीज़ें होती हैं जितनी इंडिया के पास भी नहीं होती, ठीक है। तो सेम चीज़ आप देखोगे तो चाइना उस समय पर भी क्या करता था, कोई भी चीज़ होती थी उसको वही नहीं यूज़ करता था, वो उसमें तब भी मॉडिफाइड चेंजेस बदलाव लाने की पूरी कोशिश करता था। अगर मैं बात करूँ राइटिंग, इजिप्ट के लोगों को याद रखना, इजिप्ट के लोग जो है यहाँ पर जो हमें साइन देखने को मिलता है वो पिक्चर साइंस थी। इनके जो राइटिंग यूज़ करी थी वो पिक्चर साइंस थी। इसी वजह से आज हमें इजिप्ट की कोई भी चीज़ें देखनी होती है कि कोई भी ट्रेड अगर इन लोगों ने करा होता है तो यहाँ पे हमें टैबलेट्स भी मिलती हैं, तो किसने किसके साथ ट्रेड किया, किसको हमने कितने लेबर्स यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं, सब कुछ का जो हमें एविडेंस मिलता है ये सब कुछ आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर राइटिंग के लिए क्या है, किसका यूज़ किया था, इजिप्ट ने पैपिरस का, पैपिरस का और रीड बुशिस का इन लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके चाइना की, तो चाइना की अगर मैं बात करूँ, इसने इंस्क्राइब किया था टोटोइस सॉइल पे, जो भी मैंने आपको बताया था, इंस्क्राइब्ड ऑन अ टोटोइस सॉइल। टोटोइस शेल पे इन्होंने, आप राइटिंग इनकी देखोगे तो यहाँ पर थी। इजिप्ट की मैंने आपको बात बता दी। आगे बढ़ेंगे अगर हड़प्पा की, तो आपको पता है हड़प्पा के जो लोग हैं इन्होंने जो मीडियम था राइटिंग के लिए यूज़ करा था वो ब्रिज बाग क्लोज पर यूज़ किया था। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता है कि इनकी राइटिंग हमें पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है, अनडेसिफर्ड था, लेकिन हमें फिर भी इस पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते, लाइक आपको सील्स, आइवरी रोड्स, पोट्री सब पे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपके मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया ने जो राइटिंग यूज़ की थी वो आप सबको पता है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म राइटिंग का इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा था, ठीक है। और आपके यहाँ पर हेरोग्लिफिक, ये इन लोगों ने यहाँ पर याद रखना, इन लोगों ने राइटिंग का इस तरीके का यूज़ करा था। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अब इन लोगों ने इसमें सारी की सारी जो भी आपके हेरोग्लिफी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ग्राफिकल फिगर, यानी कोई भी एनिमल बना रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, कोई भी कॉन्सेप्ट, रिलीजन, कौन से लोग भगवान को मानते थे, तो ये सारी चीज़ें बता करके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कहीं पर ABCD लिखा हम सिर्फ उसी बात को पढ़ें। यहीं अगर मैं आप यहाँ पर मैं एप्पल बना दूंगी तो आपको समझ जाओगे कि ये एप्पल है, तो उसके लिए मुझे ये एप्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम पिक्चर साइंस के थ्रू भी अपनी चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। फिर अगर हम आगे बात करेंगे, फिर आपको याद रखना है जब तक राइटिंग नहीं थी तो उससे पहले क्या था, आपका ओरैलिटी था, ओरल्स कम्युनिकेशन आप लोग करते थे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्यों, क्योंकि तब आप लोग क्या है, ओरली बातें आपको पता है कुछ हम भूल भी जाते हैं। आज आपको जो भी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ ज़रूरी नहीं कल आपको उतना ही याद रहेगा, या आप ये 1 घंटे बाद ही देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसी वजह से हम उस सोर्सेज पे, उस स्रोत पर हम बिलीव नहीं करते थे। आज हमें जो रिटर्न एविडेंस मिले, आज हम एक्चुअल में उसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, ठीक है।
याद रखना ओरली में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई, तो राइटिंग आई थी तो ये एक फ़ायदा हुआ था कि आप ये चीज़ें ओरल्स के थ्रू बता सकते हो। आपको टैबलेट आपने देखा होगा मिला है, ठीक है, हड़प्पन में सील्स भी मिले थे जिसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर साइंस देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू में पता चला कि हाँ यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था, जिसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इस समय पे यहाँ पर ये एनिमल्स थे, ठीक है। जिस समय हमें हड़प्पा में पता चला था कि हड़प्पा में हॉर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता क्योंकि हमें कोई भी साइन नहीं मिला। तो ये सब आपको जब सोर्सेज मिले, जब ये सारी चीज़ें बनाई गई, चाहे वो आपकी सील्स पे बनाई गई हों, चाहे आपकी केव्स की वॉल्स पे बनाई गई हों, दीवारों पे, चाहे ये आपको पेंटिंग के थ्रू बताई गई हों, तो ये आपको तभी पता चला। लाइक अभी हम पैलियोथिक पूरा पाषाण काल की बात करें तो भीमबेटका की गुफा में जो आपने देखा, वहाँ पर इन लोगों ने किसका शिकार करा, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल थे, वो जो भी पेंटिंग्स के थ्रू उसमें बताया गया, तभी आज हम उसको बता कर पाए, वरना हमें थोड़े पता था कि यहाँ उस समय पर क्या था। बाकी ये रिटर्न है ओरली। अब ओरली पे हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते क्योंकि एक होता है ना, हम श्योर नहीं होते। आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो किसी को जो एविडेंस चाहिए होता है, वो जब तक वो अपनी आंखों से ना देखे या रिटर्न एविडेंस सबूत नहीं मिल जाए, आप अपने मुंह से बात कोई बोलोगे तो कोई भी उसको बिलीव नहीं करेगा। सेम एज ये भी है कि प्रूफ होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। ये था आपका पूरा का पूरा ब्लॉक सेकंड, जो मैंने कम टाइम में पूरी कोशिश करी है आपको ज़्यादातर बता सकूं। ठीक है, तो राइटिंग में आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। इजिप्ट में अगर आप देखोगे तो इजिप्ट में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टैबलेट देखने को मिलेगा। इजिप्ट में अगर आप देखोगे कुछ टोकन का यूज़ भी किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, ज़्यादातर जब इन्हें राशन लेना होता था तो ये लोग इन लोगों को टोकन मिलते थे इजिप्ट में, ठीक है। मिस्र में जब इन्हें राशन लाना होता था तो इन लोगों को टोकन दिया जाता था। यहाँ पर टोकन भी आप देखोगे अलग अलग शेप की होती थी, कोई ऐसा होता था, कोई ऐसा होता था, कोई छोटा बड़ा ऐसा होता था, अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ किसको, इससे क्या होता था, एक आइडिया मिलता था कि किसको कितना राशन देना है, ठीक है। छोटा साइज, पतला, मोटा, हर एक तरीके का। तो क्योंकि आपको पता है उस समय करेंसी नहीं होती थी, तो यही एक तरीका होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से पता मिल चलती थी। ये टोकन चलते थे ताकि किसको कितना राशन देना है, किसको कितना हमें क्या देना है, इस टोकन के थ्रू ही हमें ये चीज़ें पता चलती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप सभी को क्लियर हो गई। इतना हमें एक चीज़ और पता है कि चारों सभ्यता में हमें बार्टर सिस्टम देखने को ही मिलता है, कि ये सब के सब उस समय पर क्या चलता था, आपका बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती थी, वो सब कुछ सील्स पे लिखी जाती थी, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। इजिप्ट हुआ आपका, मेसोपोटामिया हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताया सिर्फ हड़प्पा में ही आपके पृष्ठ ने रूल किया था, अदरवाइज बाकी चारों तीनों की सभ्यता में आपके राजाओं ने यहाँ पर रूल किया था। इन सब का अगर बात करें कि ये सब ख़त्म कैसे हुआ था, एंड कैसे हुआ था, एक बात आपको पता है, सिविलाइजेशन में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इस सभ्यता में आपको स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत नहीं थी। आपको किसी भी आर्मी की, किसी भी सेना की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? इस समय देखो, ठीक है, ये बात सही है कि अगर यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है तो यहाँ पे वॉर होते थे, बट स्टूडेंट इतने वॉर, बड़ा वॉर नहीं होता था। बस एक होता ना राजगद्दियों के लिए लड़ना, कि हमें इस थ्रोन पे बैठना है, तो आपस में ये लोग एक दूसरे को मार देते थे। अदरवाइज कोई बड़ा बैटल नहीं होता था इस वक्त, इसीलिए इन लोगों को स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओवरऑल अगर हम बात करें, आपकी ये सारी सभ्यता जो है ये आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ही ख़त्म होती हैं, ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके इजिप्ट की ही, तो इजिप्ट मैंने आपको बताया, चाहे आपका मेसोपोटामिया बताया, चलो मेसोपोटामिया की यूफ्रेट्स की बात करते हैं। यूफ्रेट्स मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरा ये लोग इसी पर डिपेंड थे। तो ये नदी ना अपने साथ जब बहाव में कभी कभी नमक भी, सॉल्ट भी लेकर के आती थी, जो कि आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर कभी कभी बर्बाद भी हो गया था, ठीक है। और कभी कभी क्या हो गया, आपका ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, जब नदियाँ सूखी पड़ जाएंगी, आपकी खेती नहीं होगी, तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारे ही रीज़न माने जाते हैं। ओवरऑल अगर एट द एंड बात करें तो एट द एंड यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ पर क्या करा था, कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। कुछ जगह ये भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल रीज़न तो देखो कहीं भी नहीं पता होता, इस पे हमेशा डिबेट चलती आती है। हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ, उस पर भी डिबेट है कि एक्चुअल में ये क्यों ख़त्म हुआ, लेकिन हम लोग इसको नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह रीज़न ही मानते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका ब्लॉक सेकेंड। तो ये सारा कुछ आपको इसके अंदर करना है, जो भी चीज़ें आपको पता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर लिख देना है। क्लियर हो गया?
चलिए आगे बढ़ेंगे ब्लॉक थर्ड की तरफ। ब्लॉक थर्ड बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। 40 मार्क्स यहीं से आएंगे आपके। 100 में से 40 मार्क्स, कभी कभी 50 भी हो जाता है, का पेपर आपको इसी ब्लॉक से मिलेगा। जिसमें से आपको सबसे देखो जो यूनिट 10 है, इसमें आपका असेरियन और बेबीलोनियन एम्पायर है। क्या? असेरियन और बेबीलोनियन एम्पायर है, जो कि मेसोपोटामियन का ही एम्पायर है दोनों की दोनों। और पर्शियन, एंशियंट ग्रीक और रोमन एम्पायर। ठीक है, चलो टाइम बचाने वाली बात करते हैं। एंशियंट ग्रीक में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, स्लेवरी दास प्रथा। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, वीडियो पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। बात करते हैं पर्शियन एम्पायर की, इसमें तो असेरियन और बेबीलोनियन है। अगर पर्शियन एम्पायर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा भी बता देती हूँ, फिर रोमन एम्पायर करेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बिना टाइम वेस्ट किए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं। मैंने देखो अभी तक आपको यहीं पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी कर दिया है, बहुत अच्छे से समझाकर। पूरी कोशिश करिए कि मैं आपको कम टाइम पे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा इतना भी पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। चलो जल्दी से इसकी बात कर लेते। देखो एक बार बता दूँ, फर्स्ट ब्लॉक आपने कर लिया तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड ब्लॉक आपने किया तो 20 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड ब्लॉक कर लोगे तो 40 मिलेंगे। तो अभी तक देख लो मैंने आपको 50 मार्क का पेपर तैयार करवा दिया है, अब मैं आपको 40 मार्क्स का बताने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्यूडलिज्म, आपको सामंतवाद पढ़ के जाना है, तो बाकी की हम लोग देखेंगे अभी हमें आगे क्या करना है। चलिए इस ब्लॉक को जल्दी से समझते हैं। पर्शियन एम्पायर वैसे आता नहीं है ज़्यादातर, एंशिएंट ग्रीक में स्लेवरी सिस्टम आता है, बता दिया मैंने आपको, ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी आपको, टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें वीडियो लंबी हो सकती है। इस ब्लॉक को और करेंगे, इसके बाद जो बाकी के ब्लॉक्स हैं पार्ट 2 में कवर अप करा दूंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके एग्ज़ाम से पहले उसकी नेक्स्ट वीडियो कल ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ के ज़रूर जाइएगा। चलिए पर्शियन एम्पायर अगर आ जाए तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें पर्शियन एम्पायर की अगर हम बात करें तो पर्शियन एम्पायर याद रखना, इसमें 3 रूलर ने रूल किया था। सबसे पहले साइरस ने रूल किया था, फिर कैम्बिसस ने, ये नाम याद रखना है आपको, और डेरियस फर्स्ट ने। ये सिंगल सिंगल भी पूछ लिया था कि साइरस के बारे में लिखो शॉर्ट नोट, डेरियस फर्स्ट के बारे में लिखो, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर गलती से एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, देखो साइरस का टाइम पीरियड एक तो आपको याद रखना है 550 बीसी का है। इसने 550 बीसी से 529 बीसी के अराउंड इसने रूल किया था। किसने? साइरस ने। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके पर्शियन एम्पायर को, आपको एक्मेनियन एम्पायर भी कहा जाता है, ये बात आपने पढ़ा होगा, एक्मेनिड एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले जिसने रूल किया था वो साइरस था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइरस जो है आपकी मेदिस ट्राइब थी उस समय, जो ईरान पर रूल कर रही थी। पर्शियन आपको पता है ये ईरान में है। ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो रूल कर रहा था, जब तक यहाँ पे रूल किंग नहीं आए थे तब तक यहाँ पे कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति जो है वो मेडिस थी, ये ट्राइब यहाँ पर रूल कर रही थी। साइरस ने क्या करा था, जब ये राजा बना तो आपको पता है जब राजा बनने के बाद क्या होता है, आपको अब अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को एक्सपेंड करना स्टार्ट करना होता है। तो जब साइरस ने एक्सपेंशन करना शुरुआत किया तो वो करता ही गया, करता ही गया, और रुका ही नहीं, बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन किया। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसने कहाँ कहाँ पर एक्सपेंशन किया। सबसे पहले जो उसने एक्सपेंशन किया था उसने एनातोलिया में किया था। एनातोलिया पे इसकी नज़र बहुत पहले से थी, ऐसा इसीलिए एनातोलिया में सबसे ज़्यादा मेटल्स होते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ मेटल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, बहुत ज़्यादा मेटल्स थे, कॉपर हुआ आपका, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा मेटल थे। इसीलिए साइरस की नज़र एनातोलिया पे थी और ये इस जगह को कॉन्कर करना चाहता था। इसके अलावा एनातोलिया के अलावा इसने सीरिया को कॉन्कर किया, आपके मेसोपोटामिया को कॉन्कर किया, आपके इजिप्ट को इसने अपने जीता। ठीक है, और इसने आपके इसके कौन सा हिस्सा, आपके अफगानिस्तान हुआ, आपका तुर्किस्तान हुआ, ये सारी जगहों को इसने अपने पर्शियन एम्पायर में मिला लिया था। ठीक है, उज्बेकिस्तान हुआ, यहाँ तक इसने अपना एक्सपेंशन फैला लिया था। आपका चाहे माइनर एशिया हुआ, इन सब जगह पर इसने साइरस ने एक्सपेंशन कर लिया था और पर्शियन एम्पायर को एक बड़ा सा एम्पायर बना दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके एनातोलिया को इसने जीतना चाहा, तो एनातोलिया में ही यहाँ पर एक लीदिया थे,
और लीदिया आपका एक यहाँ पे शहर था। यहाँ पर क्या होता है, क्रूसेड्स नाम के एक राजा थे, इनके साथ ये वॉर लड़ते हैं। कौन? आपके साइरस। साइरस जो है वो आपके क्रूसेड्स के साथ वॉर करते हैं ताकि वो एनातोलिया को जीत सके। तो फाइनली क्या होता है, ये वॉर में जीत जाता है साइरस, और ये एनातोलिया किसका हो जाता है? उसका हो जाता है। तो यहाँ तक इसने एक्सपेंशन कर लिया होता है। उसके बाद साइरस जो है एक्सपेंशन अच्छा खासा जब कर लेते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 529 BC में। ठीक है। इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इन्होंने पूरा मेसोपोटामिया पे भी कब्जा कर लिया था, इनके डेथ होने के बाद अब इनके बेटे आते हैं, कैम्बिसस। फिर कैम्बिसस रूल करते हैं स्टूडेंट 529 टू 522 तक। फिर 5 साल ये रूल कर पाते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो जब ये रूल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने समय पर सिर्फ एक ही इजिप्ट पर ही, सिर्फ इजिप्ट को ही अपने कंट्रोल में कर पाया था, सिर्फ इजिप्ट को ही अपने एम्पायर में ऐड कर पाया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। कैम्बिसस वाले में आपको ये याद रखना है। तो पर्शियन उस समय जब कैम्बिसस रूल करा था, इन 5 सालों में सिर्फ उसने सिर्फ इजिप्ट को ही अपने कंट्रोल में ला पाया। पर्शियन एम्पायर में सिर्फ इसने इजिप्ट को ही मिला पाया। देन उसकी 525 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया? इसके अंदर ये लिखना है। आगे बढ़ेंगे, मेन पॉइंट पे बात करते हैं आपका डेरियस फर्स्ट पे। डेरियस फर्स्ट की मैं बात करूं तो इनका टाइम पीरियड है 522 से 486 BC के अराउंड। इनको सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रूलर माना जाता था, और इन्होंने अब एक्सपेंशन करना शुरू करा बहुत तेज़ी के साथ, ईस्ट और वेस्ट वाले डायरेक्शन की तरफ बहुत तेज़ी से इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू करा। और इनका पूरा का पूरा कंट्रोल था किस पे? आपके कोस्टल टेरिटरीज पे। ठीक है। कोस्टल टेरिटरीज पे इनका पूरा का पूरा कंट्रोल था। डेरियस फर्स्ट ने पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया गया। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अब इनकी पूरी की पूरी कोशिश थी कि अब इनका पूरा का पूरा ध्यान था ग्रीक पे। तो इनका पूरी कोशिश रही कि ग्रीक एम्पायर को अपने कब्जे में कर सकूं, लेकिन डेरियस फर्स्ट ऐसा नहीं कर पाया। उससे पहले ही उनकी डेथ जाती है 486 BC में। डेरियस फर्स्ट की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे आते हैं जर्जेस फर्स्ट। जर्जेस फर्स्ट आते हैं। ठीक है। फिर देन उन्होंने क्या करा, जो उनके फादर नहीं काम कर पाए, इन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि ग्रीक को अपने अंडर में ला सकूं, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। ये भी असफल रहे। ग्रीक यहाँ पर जीत जाते हैं, और पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर जो है वो ग्रीक जीत जाता है। आपको मैंने पेलिसोनियन वॉर ऑलरेडी कराया हुआ है, तो पेलिसोनियन वॉर आप देखना कि मैंने आपको उसमें बताया था। पेलिसोनियन वॉर आपका पर्शियन और ग्रीक के बीच में हुआ था, और इसमें ग्रीक की विजय प्राप्ति होती है और पर्शियन आपका हार जाता है। तो जिस समय, तो यहाँ पर जर्जेस भी हार जाता है, ग्रीक को अपने पर्शियन एम्पायर में नहीं मिला पाता। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें तो हमारा पर्शियन एम्पायर, अगर आप देखोगे, आपका पूरा 200 साल तक ये फ्लोरिश रहा था। या इस समय इसी के बीच बीच में बहुत सारे रिबेल, बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। एट दी एंड आपके पूरे पर्शियन एम्पायर को अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। इस पर अटैक करके, कब? 324 BC के अराउंड पर। और इस समय जब इसने पर्शियन को अपने अंडर में ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उस समय आपका पर्शियन एम्पायर के जो राजा थे वो डेरियस थर्ड थे, जिनकी डेथ हो गई थी 330 BC में। ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। और इसी समय हेरोडोटस भी, आपके पर्शियन और ग्रीक के बीच में जो एक वॉर हुआ था, इसका ब्यौरा जो है वो हेरोडोटस, जिसको आप फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई थी। तो अगर आपके एग्जाम में पर्शियन एम्पायर आ जाए तो आपको ये तीनों रूलर के बारे में लिखना है, और आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। एंशियंट ग्रीक में स्लेवरी सिस्टम सबसे ज़्यादा आता है। ये भी क्वेश्चन इस बार आएगा। दास प्रथा के बारे में वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो। प्लेलिस्ट है आपकी इग्नू MA हिस्ट्री, नहीं तो आप ग्रीक एम्पायर बाय सिद्धि तिवारी डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आपके रोमन एम्पायर की। तो स्टूडेंट, रोमन एम्पायर पे आपको एक तो पेट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में क्या रिश्ता था, ये आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके जाना है। देन आपको एक्सपेंशन बताना है रोमन एम्पायर का, कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था, ये भी, जिसमें 2 पार्ट में हमें इसे पढ़ना होता है।
ये दोनों करना है। और तीसरा जो पूछा जाता है वो क्रिश्चियनिटी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में राइज कैसे हुई, क्या हुई, वो पूछा जाता है। इस बार आपके एग्जाम में क्रिश्चियनिटी आया था तो इसके आने के चांसेस कम है। तो मेनली फोकस आप सबका किस पे, पेट्रिशियन प्लेबिनियन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसको पढ़ना है और आपको एक्सपेंशन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देती हूँ, बाकी तो आपको डिटेल में ही करना होगा क्योंकि इतना तो हम इसमें नहीं कर सकते डिटेल में। बाकी जिन भी स्टूडेंट ने मुझसे पेड क्लासेस ली थी उन सबको तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में करवाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर, उनको सबको तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो इन शॉर्ट में मैंने पूरी बताने की कोशिश करी है। लेकिन चलो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, रोमन एम्पायर का एक क्वेश्चन और आ जाता है स्लेवरी पे। बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन यही था कि मैम रोमन एम्पायर का दास प्रथा भी करा दो, स्लेवरी सिस्टम भी बता दो। चलो ग्रीक का तो मैंने आप ऑलरेडी कराया हुआ है, इसका और बता देती हूँ। याद रखना कि आपके जो रोमन एम्पायर में जो स्लेव, जो दास बनाए जाते थे वो किस किस को बनाए जाते थे, तो एक तो जो गरीब पीपल होते थे, जो गरीब लोग होते थे ना, पुअर पीपल को, उनको दास बनाया जाता था। दूसरा, जितने भी जो यहाँ पे स्लेव कर्ज में डूबे होते थे उनको स्लेव बनाया जाता था। ठीक है। तीसरा, जब भी रोमन एम्पायर किसी दूसरे एम्पायर के साथ वॉर करके आता था और जब वो जीत जाता था तो उस एम्पायर के लोगों को वो लोग क्या करते थे, स्लेव बनाते थे। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। ये तीन लोगों को रोमन एम्पायर में जो स्लेव आपको देखने को मिलते, दास देखने को मिलते हैं, वो गरीब लोगों थे, जो कर्ज में डूबे जो दास होते थे वो लोगों को दास बनाया जाता था। और तीसरा, जो भी ये लोग वॉर युद्ध लड़के आते थे, जो उस जो कैद करके लाते थे कैदियों को, फिर वो लोग अपने लाकर यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर उनको स्लेव बना लेते थे। इन्होंने सबसे पहला प्यूनिक वे किया था। याद रखना, आपको पता है स्टार्टिंग में स्लेव का व्यापार भी होता था, स्लेव का ट्रेड भी किया जाता था। तो पहला जो प्यूनिक वॉर किया था आपके रोमन एम्पायर ने, उस समय अगर आप देखोगे तो इनके पास 75,000 प्रिजनर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो 75,000 प्रिजनर को इन लोगों ने स्लेव्स बनाया था रोमन एम्पायर ने। और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता गया 60,000 टू लेकर के ये धीरे धीरे 3 मिलियन तक आप देखोगे रोमन एम्पायर में इतनी यहाँ पर स्लेव की पॉपुलेशन हो चुकी थी। अब आपको पता है कि अगर आप दास बना रहे हो तो उनका क्या काम होगा, आपकी रोमन की इकोनॉमी पे किसके काम आएंगे। तो आपको पता है स्लेव का काम क्या होता है, जब वो खेती में काम करते थे उनको खेती में लगाया जाता था, माइनिंग, आपकी इंडस्ट्री में भी काम करवाते, हैंडीक्राफ्ट का कोई भी काम होगा, तो ये सारे काम जो है, इन सारे कामों पे आपकी बिल्डिंग्स बनवानी होती थी, रोड बनवानी होती थी, ये सारे काम इनसे करवाए जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी हालात भी आप देख सकते हो, ज़्यादा अच्छी खासी होती नहीं थी, बहुत परेशान रहते थे, पूरा का पूरा इन पे कंट्रोल रहता था। और अगर इन लोगों ने राजा की बात नहीं मानी होती तो उनको अच्छी खासी पनिशमेंट भी मिलती थी। तो ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। एट दी एंड ये लोग यहाँ पे आपके जो स्लेव्स हैं, दास है, ये विद्रोह भी करते हैं, रिवोल्ट भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्लेव का जो रिवोल्ट हुआ था, एक तो आपका कहाँ पर हुआ था, सिकली में 136 टू 132 BC के अराउंड पे। ठीक है। और एक हुआ था आपका स्पैरेटकस रिवोल्ट, ये आपका कैप्युआ में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आवाज़ उठती है। रोम भी, अगर हम बात करें, रोमन एम्पायर भी ग्रीक एम्पायर की तरह ही यहाँ पर बहुत ही बुरी हालात थे, बेचा जाता था और उनको उतनी फूड, जितनी बॉडी को नीड होती है फूड की, उतनी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो बहुत ही बुरे हालात थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्लेव्स की कंडीशन बाकी आप लोग जानते ही हो कि क्या क्या आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और कोई भी डाउट और क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में जितना मैं करा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ। बाकी का पार्ट 2 में कवर अप करूँगी, जो बाद में भी मेरी ये वीडियो देखेगा, पार्ट 2 जब भी अपलोड होगी तो इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग पार्ट 2 आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। जो भी पार्ट हमारा बच जाएगा तो आप लोग फिर वहाँ से कर लेना। चलो अब मैं आपको इसमें एक्सपेंशन की बात बता देती हूँ जल्दी से। रोमन एम्पायर पे इसका विस्तार कहाँ से हुआ, एक्सपेंशन कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन चलो इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देखो, रिसेंटली का क्वेश्चन है, फरवरी और जनवरी 2021 का मिलाकर के है। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में जो लड़ाई हुई थी इसके बारे में लिखना है। स्लेव का क्या रोल है रोमन और ग्रीक सोसाइटी में, ये मैंने आपको करा दिया।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दिखा दे रही हूँ। स्लेवरी, देखो एंशियंट ग्रीक का स्लेवरी ही आता है। रोमन रिपब्लिक का देखो स्लेवरी आया, रोमन रिपब्लिक का देखो क्रिश्चियनिटी आया। ये इस बार जो मार्च में एग्जाम हुआ था ये यही आया था, तो इस बार आप लोगों के एग्जाम में आने के कम चांसेस है। लेकिन जो दिसंबर वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर करना है, सब कुछ आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बता दूँ, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ है 2 फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, देखो फिर से देखो स्लेवरी आया है, तो घूम फिर के पूरा यही क्वेश्चन आता है। बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की। देखो एक्सपेंशन आपके आने में ज़्यादा चांसेस है, नहीं तो पेट्रिशियन प्लेबिनियन आ जाता है। पारसी धर्म आपके पास टाइम है तो थोड़ा जाके पढ़ लेना, हर बार नहीं आता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आता तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। चलिए आपको एक बात बता दूँ, रोमन एम्पायर आपको पता है कि ये शुरू से ही एम्पायर नहीं था, ये बहुत ही एक छोटा सा क्या था, इटली का एक छोटा सा पार्ट था रोम। इटली से निकला एक शहर था ये रोम। बाद में जा कर के ये रोम जो है रोमन रिपब्लिक हुआ था, और उसके बाद आप देखोगे ये रोमन एम्पायर हुआ था। जो भी लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे से पेड क्लासेस ले चुके हैं, वो ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी डिटेल में समझा कि एक्चुअल में ये रोमन एम्पायर बना कैसे, क्या हुआ, सबको डिटेल में कराया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा सकती। आपको एक बात बता दूँ, रोमन रिपब्लिक यहाँ पे इस्टेब्लिश कब हुआ था, जब आपका रोमन रिपब्लिक होने से पहले यहाँ पर मोनार्की सिस्टम थी। कब, 510 बीसी से पहले। 510 बीसी में आपके रोम में मोनार्की सिस्टम को हटाया गया और इसको रिपब्लिक बनाया गया। और फाइनली 270 बीसी में आप देखोगे यहाँ पर रोमन को रिपब्लिक कर दिया गया था। और रोमन जो है, अगर आप रोमन की पावर देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, जो आपके एग्जाम में यहाँ पूछा गया है। 2 फेजेस में एक्सपेंशन हुआ था। पहला जो हुआ था, रोमन की पावर जो सबसे पहले फैली थी, एक्सपेंशन हुआ था, वो था आपके इटालियन पेनिनसुला में। ठीक है, और दूसरा आपका जो यहाँ पर मेडिटेरियन रीजन में। ये 2 एक्सपेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 2 एरिया में सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर जो है वो एक्सपेंशन हुआ था, पावरफुल हुआ था। और क्यों, कैसे हुआ था, आपको पता है कि कहीं भी आप एक्सपेंशन करोगे तो पहले आपको वॉर करनी पड़ेगी, और देन आप जीतोगे, कॉन्फ्लिक्ट करोगे, वॉर करोगे, विजय प्राप्ति जो होगी तो वो सारे के सारे एम्पायर, वो सारे स्टेट कंट्री आपके एम्पायर से जुड़ता जाएगा, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहला फेज़ में अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल कब हुआ, जब उसने इटली पेनिनसुला उसके अंडर में आया था। तो अराउंड इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 500 to 280 बीसी की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय अर्ली रिपब्लिक का टाइम है ये आपका। ठीक है,